रहता है तो उसे एक और स्वॉर्ड स्पिरिट मिलती है जो कि उसके साइड अटैक करने लगी होती है। लू ज़ेंग उसे हरा देता है। तो चैप्टर नंबर 51 की स्टार्टिंग होती है। लू ज़ेंग आगे बढ़ रहा होता है और वो बोलते हैं कि ये जो स्लॉटरिंग स्वॉर्ड की ये बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो ट्रिपल स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन की मेरे लिए बड़ी ज्यादा हेल्पफुल रही। इससे मैं बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ और मेरे को एक स्वॉर्ड स्पिरिट भी मिल गई है। क्या मैं अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे डाल दूं? तो फिर लू ज़ेंग यहाँ देख रहा होता है जो ग्रीन ड्रैगन होता है बोल रहा होता है हाँ काफी, अब तुम यहाँ पे पहुंच गए, ये बड़ा ज्यादा इंप्रेसिव है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अगली स्वॉर्ड को नहीं हरा पाओगे चाहे तुम कुछ भी करो। तो उसके सामने एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है जो कि गोल्डन कलर की होती है और पता नहीं किस बंदे की होगी। लू ज़ेंग बोलता हाँ, फिर लू ज़ेंग बोलता हाँ मैं स्वॉर्ड के सामने नहीं जीत सकता हूँ। फिर लू ज़ेंग आगे की तरफ देखता है, माउंटेन की तरफ, स्वॉर्ड माउंटेन की, और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और ड्रैगन होता है बच्चे क्या करने लगे हो। फिर लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को वहां से फेंक देता है माउंटेन की तरफ और उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो टॉप पे जाके लग जाती है माउंटेन की। ड्रैगन इसको देख रहा होता है और बोलता है कि स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन के पास भी कुछ रूल्स होंगे, तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर तुम्हें पनिशमेंट मिली तो? उसकी स्वॉर्ड वहां पे लग जाती है और कुछ नहीं होता तो ड्रैगन बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता होता है क्या तुम ऐसा भी कर सकते हो, ये पॉसिबल कैसे है? फिर लू ज़ेंग स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन से कनेक्ट हो जाता है और उससे ब्लू कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। फिर जो स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन होता है वो गायब होने लग पड़ता है। फिर हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है और ड्रैगन बोल रहा होता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपनी स्वॉर्ड को टॉप पे लगा दोगे स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन के। इस चीज ने मुझे बड़ा ज्यादा हैरान कर दिया है। अब तुम एडवांटेज ले सकते हो स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने ज्यादा टाइम के लिए बाहर रहूंगा। चलो अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए दोबारा। फिर लू ज़ेंग अपनी आईज ओपन कर देते, डिस्पल्स होते वो बोल रहे थे कि लू ज़ेंग चलो फाइनली जाग तो गया। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि इसने अपने स्वॉर्ड इंटेंट में कंप्लीट एनलाइटमेंट पा ली है और ये इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा मेडिटेट करते वक्त। दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है हुआ टाइमिंग तो अभी तक नहीं जागा है, वो तो इससे भी ज्यादा टाइम ले रहा है। फिर हुआ टाइमिंग से थंडर निकलने लग पड़ता है बड़ा ज्यादा खतरनाक तरीके से। लू ज़ेंग सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, इसके जो स्वॉर्ड इंटेंट से थंडर की पावर कैसे रिलीज हो रही है। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे थे थंडर तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ये जो थंडर है डायरेक्ट आसमान से आ रही है। तो डिस्पल्स होते हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करें लू ज़ेंग से जो कि कंप्लीटली स्वॉर्ड इंटेंट से एनलाइटेंड हुआ है, उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो मुझे हुआ टाइमिंग ज्यादा पावरफुल लग रहा है। फिर हुआ टाइमिंग आंखें खोल देता है और स्माइल करता है। लू ज़ेंग बोलते हैं कांग्रेचुलेशन ब्रदर टाइमिंग, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें गिफ्ट मिला है हेवन से। हुआ टाइमिंग बोलते हैं मैंने सारी पावर को यूज किया था जब मैं तुमसे फाइट कर रहा था पहले, पर मैं फिर भी तुम्हें नहीं हरा पाया, तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं तुमसे हार मान लूं, पर मैं थोड़ी सी और फाइट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ लू ज़ेंग। तो लू ज़ेंग बोलते हैं कि अगर ब्रदर टाइमिंग मुझे चैलेंज करना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। ये जो राउंड है यही राउंड होगा जो असली विनर को डिटरमाइन करेगा। तो जो डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते कि हुआ टाइमिंग क्या लू ज़ेंग को मारेगा तो नहीं एक ही स्ट्राइक में। तो एक डिस्पल बोल रहे होते कि मैं पहले बैट कर रहा था कि लू ज़ेंग जीतेगा, पर ऐसा लग रहा है मुझे अब कि अब हुआ टाइमिंग के पास ज्यादा पावर है। हुआ टाइमिंग अपनी थंडर स्वॉर्ड स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसको थंडर कवर कर रही होती है। तो एक डिस्पल बोल रहे होते कि ये कैसे हो सकता है, ये एक सुंदर लड़की यहाँ पे कहाँ से आ गई स्टेज के ऊपर। लू ज़ेंग ने वेल एक्चुअली अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बुला लिया होता है। तो यूनिपी का सीन दिखा जाता है, वहाँ पे वो लड़की होती है जो कि मोयूजिन से हार गई होती है, वो भी देख रही होती है और बोल रही थी कि लड़की कौन है। अब पैटियाज बोलते ये तो एक स्वॉर्ड स्पिरिट है, वो भी एक स्वॉर्ड स्पिरिट जिसने एक इंसान के रूप लिया हुआ है। पीटिया भी हैरान हो जाता है। मोयूजिन बोल रही थी कि सीनियर ब्रदर अब ये क्या सीन है, मुझे सेंस नहीं हो रहा कुछ भी, ये एक इंसान नहीं है। तो पीटिया बोलते क्योंकि ये एक स्वॉर्ड स्पिरिट है। तो मोयूजिन गुस्से से बोलते स्वॉर्ड स्पिरिट इसमें क्या खास बात है। वो टाइमिंग भी हैरान हो जाता है और बोलते कि मैंने सोचा था कि मैं एनलाइटेंड हुआ हूँ लाइटनिंग इंटेंट से, ये एक गिफ्ट है हेवंस का, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक स्वॉर्ड स्पिरिट को समन कर लोगे और वो भी एक स्वॉर्ड स्पिरिट जो कि एक इंसान का रूप ले सकती है। तो जो डिस्पल्स होते हैं पागल हो जाते हैं और बोल रहे थे एक स्वॉर्ड स्पिरिट वो भी जो कि एक इंसान का रूप ले सकती है, वो भी लड़की का, पर जो एनलाइटेंड होने के लिए स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ 3 से 5 साल लगते हैं और कभी कभी तो 10 साल भी लगते हैं। लू ज़ेंग इतनी फास्ट कैसे कर सकता है ये। तो वो टाइमिंग बोल रहा होता है कि मैं स्वॉर्ड वॉशिंग पूल में गया था, उसको हाफ होली प्लेस भी बोल सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लू ज़ेंग तुम कहाँ गए थे और तुमने क्या देखा था, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ मेरे को। लू ज़ेंग बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जहाँ पे गया था वो था स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन, ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है। वो टाइमिंग सोच रहा होता है कि स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन। तो वो टाइमिंग बोलते लू ज़ेंग तुम पहले बंदे जो मुझे फील कराते हो कि मैं तुम्हारी ऊंचाइयों तक पहुंच पाऊं, तुम जितने स्ट्रॉन्ग हो उतना स्ट्रॉन्ग मैं बनना चाहता हूँ, तुम मुझे अपने पीछे दौड़ाना चाहते हो। मुझे लगता है मैं तुम्हारी जितनी अचीवमेंट्स को नहीं पा पाऊंगा, पर मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं हार जाऊंगा तुमसे फाइट करने से, पर मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ, तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। फिर वो बोलते लू ज़ेंग को कि तैयार रहो। फिर वो लू ज़ेंग की तरफ अटैक कर देता है अपने थंडर से। वो टाइमिंग ने जो अटैक किया तो उसका नाम होता है हेवनली पनिशमेंट और लू ज़ेंग के सामने बड़ी ज्यादा थंडर आ रही होती है। लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को अपनी स्वॉर्ड में मर्ज कर लेता है और रेड कलर का ओरा सराउंड कर देता है लू ज़ेंग को। लू ज़ेंग से एक डीमन का ओरा रिलीज हो रहा होता है और डिस्पल्स को लग रहा होता है कि लू ज़ेंग एक डीमन में कन्वर्ट हो गया है। तो एक डिस्पल डर के मारे नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि लू ज़ेंग तो एक डीमन में कन्वर्ट हो गया है, इतना ज्यादा मर्डरस की कैसे रिलीज कर सकता है लू ज़ेंग, उसने क्या एक्सपीरियंस किया इस पावर को पाने के लिए, और ये कैसे हो सकता है हमने इसको नोटिस क्यों नहीं किया पहले कि इसकी जो पावर है इतनी ज्यादा डरावनी हो जाएगी एकदम से ही। वो जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है एक्चुअली उसका ब्लड लस्ट होती है और उसकी पावर होती है ये डीमन वाली। लू ज़ेंग और हुआ टाइमिंग के स्वॉर्ड का क्लैश जो होता है वो इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और हुआ टाइमिंग के साइड से गोल्डन कलर की थंडर आ रही होती है, लू ज़ेंग के साइड से रेड कलर की थंडर, वो दोनों अटैक एक दूसरे से क्लैश होते हैं बड़ा ज्यादा खतरनाक तरीके से और फिर वो एकदम से रुक जाते हैं। हुआ टाइमिंग अपनी स्वॉर्ड को वापस डाल के बोलता है कि मैं हारता हूँ। रेफरी भी सोच रहा होता है ये क्या हुआ अभी। फिर वो अनाउंस करता है हाँ ड्रिजल पी का लू ज़ेंग यहाँ पे जीता है। तो डिस्पल्स होते वो नाचने लग पड़ते ड्रिजल पी के और बोलते हैं कि हाँ यस हम नंबर 1 है। इंस्ट्रक्टर वैन की आंखों में पानी आ जाता है। लू ज़ेंग एरेना से उतर आता है और जो डिस्पल्स होते वो बोल रहे थे कि लू ज़ेंग तुम तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग हो। लू ज़ेंग सोच रहा था नहीं मैं अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूँ, पीटियानिया जो है वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये खुद पीटियानिया को भी नहीं पता, मुझे लगता है कि उसकी पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि मोयूजिन वर्सेस पीटियानिया। तो लू ज़ेंग सोच रहा था कि बड़ा ज्यादा ग्रेट होगा अगर मोयूजिन जो है वो पीटियानिया को फोर्स कर देगी अपने ट्रू पोटेंशियल को निकालने के लिए, पर मोयूजिन लू ज़ेंग के प्लान पे पानी फेर देती है और बड़ी खुशी से बोलती है कि मैं यहाँ पे सरेंडर करती हूँ। फिर वो एरेना से उतर के लू ज़ेंग की तरफ जीप दिखा रही होती है। लू ज़ेंग सोच रहा था कि बच्ची हर बार मेरे को ही तंग करती है। रेफरी बोलते कि जो नेक्स्ट मैच है वो हुआ टाइमिंग वर्सेस पीटियानिया है। लू ज़ेंग सोच रहा था कि मैं बड़ा ज्यादा लकी हूँ, हुआ टाइमिंग शायद पीटियानिया
पीटीआन याओ के खिलाफ जीत भी सकता है। पीटीआन याओ बोल रहा था कि मैंने इस फाइट के लिए बड़ा ज्यादा इंतजार किया है। हुआ टैन भी बोलता है हाँ सेम, मैं भी बड़ा ज्यादा वेट कर रहा था इस फाइट के लिए। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और पीटीआन याओ की तरफ अपने स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज करते हुए आगे बढ़ता है। वो पीटीआन याओ की तरफ अटैक तो कर रहा होता है पर पीटीआन याओ अपनी शील्ड को बुला लेता है, जिसकी वजह से हुआ टैन की स्वॉर्ड का कुछ असर नहीं हो रहा होता है। जो डिस्पल होते हैं वो बोल रहे थे कि पीटीआन याओ की बॉडी तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो ऐसा लग रहा है ये तो लूजेंग की बॉडी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक डिस्पल बोल रहा था नहीं, पीटीआन याओ जो है वो अपनी पाम टेक्निक को यूज कर रहा है जिसका नाम है ग्रेट 1000 लीफ पाम। हमें लग रहा है ये अपने हाथ से ही हुआ टैनमिंग की स्ट्राइक्स को हटा रहा है और रोक रहा है, पर ये हर एक अपने हैंड मूव को बड़े ध्यान से रख रहा है। ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है। हुआ टैनमिंग की स्वॉर्ड को पीटीआन याओ अपने हाथ से रोक रहा होता है बड़ी आसानी से। फिर हुआ टैनमिंग उसकी तरफ स्लैश कर देता है पर पीटीआन याओ अपनी उंगली से रोक देता है उस मूव को। फिर हुआ टैनमिंग पीछे की तरफ कूद जाता है और पीटीआन याओ अपने अटैक को करने लगा होता है अपने हैंड से उसकी तरफ और एक लेजर टाइप शूट करता है। हुआ टैनमिंग उसे रोक लेता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि इन दोनों ने तो अपनी अभी असली फाइट स्टार्ट ही नहीं की है, ये तो ऐसे खेल रहे हैं आपस में। पर ये कैसे हो सकता है, इस पीटीआन याओ के पास इतनी ज्यादा टेक्निक कैसे है जो कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड होती है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है हाँ यहाँ पे इतने ज्यादा बुद्धिस्ट टेंपल भी नहीं है ईस्टर्न प्रोविंसेस में, और जो ट्यान चान टेंपल है बुद्धिस्ट का वो भी सेंट्रल प्रोविंसेस में है, और जो ट्यान लोंग टेंपल है उनके सेक्ट है उनकी बहुत बड़ी बड़ी और बहुत पुरानी हिस्ट्रीज है, वो बड़े ज्यादा पुराने हैं। और मुझे ये इम्पॉसिबल लग रहा है कि पीटीआन याओ ने जो है वो टेक्निक सेंट्रल प्रोविंसेस से लर्न की होगी। फिर हुआ टैनमिंग अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है दोनों हाथों से और अपना ऑरा रिलीज कर देता है। पीटीआन याओ बोल रहा होता है कि अच्छा यहाँ से असली फाइट स्टार्ट होती है। फिर वो अपना मूव यूज करता है बुद्धिज्म रीइंकार्नेशन। फिर वो अपनी गोल्डन बॉल्स को निकाल लेता है। हुआ टैनमिंग सोच रहा था कि ये तो सेम मूव है जिसने जीयून के खिलाफ यूज किया हुआ था, मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल अटैक यूज करना पड़ेगा जो कि इसके डिफेंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर वो उसकी तरफ अटैक कर देता है हेवनली स्वॉर्ड, पोलराइजिंग लाइटनिंग स्वॉर्ड इंटेंट, और एक बहुत बड़ा थंडर कट सांप टाइप उसकी तरफ जाता है पीटीआन याओ की तरफ। पर पीटीआन याओ अपनी गोल्डन बॉल्स को वही फिर चक्कर में कन्वर्ट करता है और उस सोरा को रोक लेता है। पीटीआन याओ बोल रहा था कि तुम पावर ऑफ स्काई को नहीं रोक सकते इतनी आसानी से। फिर जो अटैक होता है वो बड़े ज्यादा खतरनाक तरीके से उन बॉल से क्रैश कर रहा होता है, वो बॉल टूटने लग पड़ती है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि ध्यान से देखो जो हुआ टैनमिंग की स्वॉर्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा था हाँ डिफेंसिव में रहना सही होता है पर हर टाइम सही नहीं होता ना, ऑफेंसिव में रहना भी कभी कभी फायदे में होता है। अगर ये गोल्डन सर्कल्स टूट जाएंगे तो पीटीआन याओ भी हार जाएगा। फिर हुआ टैनमिंग अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है, उन सभी बॉल्स को तोड़ देता है। फिर पीटीआन याओ अपना अटैक यूज करता है आर्य अकलनाथा पाम, और उसके पीछे एक गोड जैसा अपेयर हो जाता है। वेल वो आर्य अकलनाथा एक गोड है बुद्धिज्म में, इतना मुझे पता नहीं है। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ये तो आर्य अकलनाथा है, पीटीआन याओ कैसे बुला सकता है आर्य अकलनाथा को, क्या पीटीआन याओ के पास खून है क्या आर्य अकलनाथा का। तो दूसरा डिस्पल बोल रहे होते कि जो बुद्धा होता है वो एक स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं होता है, उसके पास डिसेंडेंट कैसे हो सकते हैं। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा था क्या ये पीटीआन याओ आर्य अकलनाथा का रीइंकार्नेशन होगा। दूसरा डिस्पल बोल रहा था हाँ ये पॉसिबल है, वरना कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके पास इतनी ज्यादा बुद्धा से रिलेटेड टेक्निक्स हैं। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा था कि अच्छा ये हराने की बात नहीं कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आर्य अकलनाथा ही जो कि इंसानी रूप में है। अब मुझे नहीं लगता कि हुआ टैनमिंग इससे जीत पाएगा। पीटीआन याओ हंस रहा होता है और फिर अपने आर्य अकलनाथा जो उसके पीछे फॉर्म हुआ होता है उससे अटैक कराता है और एक बड़ा सा हाथ हुआ टैनमिंग की तरफ आ रहा होता है। हुआ टैनमिंग बोल रहा होता है तो अच्छा ये है पीटीआन याओ की पूरी पावर। वो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं हारूंगा, मैं इसे एक ही बार में एंड करूंगा, अगर मैं जीता तो मैं खुश होऊंगा और अगर मैं हारूंगा तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। पूरे स्वॉर्ड ओरा को रिलीज करता है उस हैंड की तरफ। आर्य अकलनाथा का हैंड और उसके स्वॉर्ड इंटेंट से जो पावर रिलीज होती है उससे डिस्पल्स थोड़े से पागल हो जाते हैं और चिल्लाने लग पड़ते हैं, क्योंकि उस अटैक की वजह से बड़ा खतरनाक साउंड रिलीज हुई होती है और उन्होंने अपने कान पकड़ लिए होते हैं। हुआ टैनमिंग के मुंह से खून निकल रहा होता है। लूजेंग बोल रहा था कि हुआ टैनमिंग यहाँ पे हारता है। पीटीआन याओ की तरफ हुआ टैनमिंग अभी बड़ा ज्यादा कमजोर है। हुआ टैनमिंग ग्रीट करता है झुके पीटीआन याओ आर्य अकलनाथा का एक रीइंकार्नेशन है जो कि आर्य अकलनाथा एक गॉड है, और हुआ टैनमिंग उससे हार जाता है। तो चैप्टर नंबर 52 की स्टार्टिंग होती है। पीटीआन याओ बोल रहा था कि तुमने मुझे मेरी ट्रू फॉर्म में फोर्स कर दिया था, वो भी तुम एक स्काई रेलम के प्रैक्टिशनर हो, तुम ऐसे पहले हो, तुम्हें ऐसे बुरा फील नहीं करना चाहिए, और मुझे ऐसा भी लगता है कि इन फ्यूचर तुम मुझे हरा दोगे। हुआ टैनमिंग बोल रहा था एक जीत जीत होती है और एक हार हार होती है, मुझे पता है कि हमारे पास और भी चांसेस होंगे आगे फाइट करने के लिए। फिर पीटीआन याओ अपना आर्य अकलनाथा का जो फॉर्म होती है उसके पीछे उसको हटा देता है और सोच रहा होता है कि मेरे से हारने के बाद भी इसकी जो मार्शल आर्टिस्ट की स्पिरिट है वो टूटी नहीं है, इसका जो माइंड सेट है वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो अरेना से उतराता है और लूजेंग की तरफ देख के बोलता है मुझे 3 दिन के लिए रेस्ट चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक बार आर्य अकलनाथा को यूज कर लूं तो मुझे 3 दिन चाहिए होते हैं उसको दोबारा यूज करने के लिए। तुम अभी फाइट करना चाहते हो कि तुम 3 दिन वेट करोगे। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि और क्या चॉइसेस, अभी फाइट करना अच्छी बात होगी, अगर ये अभी फाइट करेगा तो जीत जाएगा। तो एक डिस्पल बोल रहे होते हैं कि इस कंपटीशन में इतने टॉप पे पहुंचना भी बड़ी ज्यादा अच्छी बात है, वो भी जिस लेवल पे लूजेंग की कल्टीवेशन है उस लेवल पे। अब मुझे लगता है कि जीतना और हारना कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है हाँ लूजेंग तो पक्का ही बाद में फाइट करेगा। लूजेंग बोलता है ये बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी अगर मैं तुम्हें तुम्हारी फुल पावर में फाइट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है मैं तुम्हारे लिए 3 दिन का वेट करूंगा। फिर पीटीआन याओ हंसता है और बोलता है ठीक है। जो रेफरी होता है वो भी अनाउंस कर देता है कि जो ग्रैंड फाइनल होगा वो 3 दिन में होगा, तो अभी के लिए चलते बनो यहाँ से। लूजेंग ऊपर की तरफ जा रहा होता है पैट्रियाज के पास और पैट्रियाज को ग्रीट करता है और बोलता है पैट्रियाज मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं अपनी छोटी बहन को देखना चाहता हूँ। तो पैट्रियाज बोलता है कि तुम लुयान की बात कर रहे हो। लूजेंग बोलता है हाँ मैं होप करता हूँ कि तुम उसे छोड़ दोगे, मैं उसकी जो पनिशमेंट है 1000 ईयर वाली उसके लिए मैं 100 मिलियन पॉइंट्स को देने के लिए तैयार हूँ, जो कि क्रिस्टल्स के हिसाब से 200 मिलियन क्रिस्टल्स हुए। तो पैट्रियाज बोलता है कि तुम इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को कहाँ से लाओगे। लूजेंग बोलता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि अगर मैं इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को ले आऊंगा तो मैं अपनी सिस्टर की फ्रीडम को पा सकता हूँ क्या। पैट्रियाज सोच रहा होता है, फिर लंबी सांस लेता है और बोलता है ये क्रिस्टल्स का मैटर नहीं है, तुम चाहे जितने मर्जी क्रिस्टल दो तुम मुझसे नहीं छुड़ा सकते हो, जितनी बात तुमने सुनी है लुयान के बारे में वो बात इतनी नहीं है, इससे भी ज्यादा बात है। पैट्रियाज खड़ा हो जाता है अपने थ्रोन से और बोलता है कि जो लुयान थी वो
मेरी सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिसिपल थी। यून फैमिली के एल्डर सन के बारे में तो भूल ही जाओ, मैं उसके लिए उसकी पूरी एंटायर फैमिली को भी खत्म कर सकता था। मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लूजेंग सुन के हैरान हो जाता है और पैट्रियाज फिर लंबी सांस लेता है और बोलता है कि तुम लुयान को प्यूगेटरी माउंटेन से नहीं ले जा सकते हो, पर अगर तुम सेलेस्टियल रेलम में पहुंच जाओगे और ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तो तुम शायद अपनी बहन को बचा सकते हो। पर ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है कि तुम अभी भी बड़ी ज्यादा वीक हो, बहुत ज्यादा वीक। लूजेंग बोलता है कि मास्टर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या सीक्रेट है इस पूरी सिचुएशन के पीछे। तो पैट्रियाज बोलता है कि जो लुयान है उसके पास एक बड़ी ज्यादा स्पेशल बॉडी है जिसका नाम होता है पर्पल पैसिव। जब ये कल्टिवेटर्स होते हैं पर्पल पैसिव बॉडी वाले, वो दूसरे रेलम में एंटर करते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो दूसरे ओपोनेंट से बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो लूजेंग बोलता है कि पर्पल पैसिव बॉडी जो होती है वो ले सकते हैं दूसरे इंसान। तो पैट्रियाज बोलता है नहीं, हम पर्पल पैसिव बॉडी को नहीं ले सकते हैं, पर कुछ बंदे होते हैं जिनके पास स्किल होती है इनको लेने की। जो मिडिल डोमेन है, मिडिल रीजन है, वहाँ पे एक ओवरलोड है जो कि बड़ा ज्यादा पावरफुल है और वो क्रिएट करना चाहता है हेवंस डेविल एरे जो कि बहुत बड़ा है। उसके लिए 3 लड़कियां चाहिए जिनके पास पर्पल पैसिव बॉडी होगी और उनको गॉडलैंड स्टेट में पहुंचना पड़ेगा इसके लिए। लूजेंग गुस्से से बोलता है फीमेल डेविल क्या ये इविल आर्ट है कोई? फिर वो कंटिन्यू करता है पर लुयान तो अभी तक गॉडलैंड स्टेट में पहुंची नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलेस्टियल रेलम से ऊपर होता है गॉडलैंड स्टेट। तो पैट्रियाज बोलता है हाँ ये सही है, हम यही एक्सक्यूज मार रहे हैं हर बार की उसकी कल्टीवेशन अभी इतनी ज्यादा नहीं पहुंची है, इसलिए हमें उसे प्यूगेटरी माउंटेन में बंद करके रखा है। हम वैसे उसे सजा नहीं दे रहे प्यूगेटरी माउंटेन में उसे बंद करके, पर हम उससे बचा रहे हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके अपनी बहन को बचाना पड़ेगा, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। लूजेंग बोलता है तो मैं अपनी बहन को भी देखना चाहता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ? तो पैट्रियाज बोलता है मैं तुम्हारी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकता हूँ। तो जो एल्डर जू होता है वो एक पत्ते को अपने हाथ में लाता है और उसे बड़ा कर देता है और बोलता है कि लूजेंग इसके ऊपर खड़े हो जाओ और मेरे साथ प्यूगेटरी माउंटेन में चलो। फिर एल्डर जू और लूजेंग प्यूगेटरी माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। लूजेंग लुयान के बारे में सोच रहा होता है और वो प्यूगेटरी माउंटेन में पहुंच जाते हैं। एल्डर जू बोल रहा होता है कि भाई बहन जो होते हैं वो खून से जुड़े होते हैं, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने गुस्से को टॉलरेट करना पड़ेगा जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हो। तो लूजेंग बोलता है हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हमें फिर लुयान दिखाई देती है वहीं पे पीक पे जहाँ पे वो बैठती थी हमेशा। उसकी जो की होती है वो बटरफ्लाईज में कन्वर्ट हो जाती है और उसको सराउंड करती है। वो उन बटरफ्लाई से लूजेंग का फेस ड्रॉ करती है हवा में। वो बोल रही होती है कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरा ब्रदर कैसा होगा अभी, आज तो कंपटीशन का दिन था, मुझे तो ये भी डर है कि मेरा भाई क्वालिफाइड भी होगा क्या पार्टिसिपेट करने के लिए उस कंपटीशन में, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तो अभी बहुत ज्यादा वीक है। पर ये पॉसिबल हो भी सकता है चाहे वो एक छोटे से लो रैंक ड्रिजल पीक में क्यों ना हो। फिर लुयान को फीलिंग आती है कि लूजेंग उसके आसपास है। फिर वो ऊपर की तरफ देखती है तो उसे वो पत्ता दिखाई देता है। वो पत्ता जैसे लैंड होता है उसे लूजेंग दिखाई देता है और वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, वो रोने वाली होती है। फिर वो लूजेंग की तरफ भागती है और गले लगा लेती है, भाई भाई बहन का प्यार। लूजेंग उसके सिर के ऊपर हाथ रख देता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। लुयान रोने वाली होती है बट वो नहीं रोती है। वो बोलती है कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए और तुम साथ में एल्डर जू को भी लाए हो, एल्डर जू भी तुम्हें पर्सनली यहाँ पे छोड़ने के लिए आया है। तो लूजेंग बोलता हाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था उस ऑल पीक कंपटीशन में। तो लुयान बोलती है कि तुम्हारी रैंकिंग क्या है? तो लूजेंग बोलता अभी रैंकिंग कंफर्म नहीं हुई है, सिर्फ एक और राउंड बचा हुआ है। लुयान सोचती है सिर्फ एक और राउंड? तो एल्डर जू पीछे से बोलता है कि हाँ जो बैटल होगी वो 3 दिन में होगी अब, क्योंकि फाइनल्स है इस कंपटीशन के। लुयान हैरान हो जाती है और बोलती है क्या फाइनल्स? पर भाई तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तो सिर्फ एक स्काई रेलम के सेकंड ईयर के कल्टीवेटर की है। तो लूजेंग बोलता हाँ। लुयान मान रही थी और बोल रही थी क्या? फिर बोलती हाँ मुझे पता मेरा भाई जो बेस्ट है। लुयान बोलती कि क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ फाइनल्स को देखने के लिए? मैं पर्सनली देखना चाहती हूँ कि मेरा भाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्डर जू मना करने वाला होता है तो लूजेंग बोलता है कि हाँ वो जा सकती है ना एक मास्क को डाल के, वो प्यूगेटरी माउंटेन में इतने ज्यादा टाइम से है तो इसको चलने दो यार थोड़ा सा। तो लुयान भी बोलती है हाँ अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे कैसे पता लगेगा मेरा भाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना ज्यादा ग्रेट है। एल्डर जू बोलता है कि थोड़ी सी शांति दो मुझे, मैं एक सिर्फ एल्डर हूँ, मैं ऐसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ सभी से। चलो ठीक है तुम अपने आप को डिस्गाइज कर लेना, और ये सिर्फ एक ही बार होगा ऐसा। लुयान बड़ी ज्यादा खुश होती है और बोलती है ठीक है। फिर फाइनल्स का डे स्टार्ट होता है। वहाँ पे एंट्री पे गार्ड्स खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि कोई भी डिस्पल देख सकता है इस मैच को, पर मैच को देखने के लिए तुम्हें 1 पॉइंट देना पड़ेगा। डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं कि बड़ा ज्यादा अच्छा है, हम जो इनर डिस्पल्स है वो इन पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं कंप्लीट करके मिशंस को, और इससे ज्यादा अच्छी बात है कि हम लूजेंग की फाइट को देख सकते हैं, तो ये वर्थ इट है। तो बाहर के बंदे भी आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हम आउटसाइडर हुए तो क्या हुआ, मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ इस फाइट को। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये क्यूंगन सेक्ट में कौन पागल है जो इस आइडिया को लेके आया पैसे को कमाने के लिए। तो फिर लुयान भी हमें दिखाई देती है जो कि मास्क पहन के खड़ी होती है और बोल रही होती है कि इतने ज्यादा बंदे आए मेरे भाई की फाइट को देखने के लिए। फिर लुयान एकदम से हंसने लग पड़ती है क्योंकि लूजेंग ने उसकी तरफ इशारा किया होता है। तो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लूजेंग किसको ग्रीट कर रहा है। डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं कि लड़की कौन है, ये तो इतनी ज्यादा सुंदर है, मुझे पता है कि अगर ये अपने मास्क को रिमूव कर देगी तो यहाँ पे जितने भी वो सभी अट्रैक्टेड हो जाएंगे इसके लिए। तो दूसरा डिस्पल बोलते हैं कि मास्क को हटाना ट्राई करना चाहते हो तो करो ला एक बार। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि ये जो लड़की है ये छुपती तो ठीक है पर मुझे लगता है कि ये तुमसे वीक नहीं है, तुम इसके मैच नहीं हो जरा भी। तो फिर हमें ब्लेड इंसेक्ट वाली लड़की भी दिखाई देती है, वो भी सोच रही होती है कि सुंदर लड़कियों की तो कमी नहीं है लूजेंग की जिंदगी में। डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लूजेंग यहाँ पे जीत जाएगा। तो दूसरा डिस्पल भी बोलता है हाँ दूसरे मैचेस को देखा जाए तो लूजेंग और हुआ टानमिंग जो है उनमें लूजेंग ने ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया था, और हुआ टानमिंग के साथ जो फाइट हुई थी उसमें भी लूजेंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और ऊपर से लूजेंग जब भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करता है तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पीटियानिया और लूजेंग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। पीटियानिया बोल रहे थे कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने जो 3 दिन का रेस्ट मुझे दिया, वरना मुझे डर था कि मैं तुम्हें डिफीट नहीं कर सकता था। लूजेंग बोलते कि मैंने जीतने के लिए तुमसे फाइट करने की नहीं सोची थी, जो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है, मेरा जो फाइटिंग हर्ट है उसके लिए मैंने फाइट करने के लिए तुम्हें बोला जब तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। हुआ टानमिंग बोलता अच्छा मैंने तुम जैसा एम्बिशियस बच्चा आज तक नहीं देखा। लूजेंग बोलता बस करो, मुझे मैच किसी भी कीमत पे जीतना पड़ेगा। लूजेंग वहाँ से आगे की तरफ आ रहा होता है पीटियानिया की तरफ अटैक करने के लिए। पीटियानिया अपने फिंगर्स को फोल्ड करता है और लूजेंग की तरफ लेजर शूट कर देता है, पर
लूजेंग अपनी स्वॉर्ड से उसे कट कर देता है। फिर लूजेंग अपनी पावर को यूज करता है और अपने सारे ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और पीटीएनएओ की तरफ पंच करने लगा होता है। पीटीएनएओ भी अपनी गोल्डन शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, पर लूजेंग की पावर से वो गोल्डन शील्ड भी टूट के पीछे की तरफ हो जाती है और पीटीएनएओ भी पीछे की तरफ उठ जाता है गोल्डन बेल के साथ। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि ये ब्राइट स्क्रीन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों आज। तो वेल वो ब्राइट स्क्रीन इस बैरियर को बोल रहे थे जो कि डिस्पल्स को बचाते हैं अटैक वगैरह से। तो दूसरे डिस्पल बोलते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कॉम्पिटिशन है पीटीएनएओ और लूजेंग के बीच में, तो ब्राइट स्किन को पावरफुल तो होना ही होगा। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि तुम सभी पीटीएनएओ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, देखो अब लूजेंग ने उसे एक ही पंच में गिरा दिया है। उसने अपनी सिर्फ नेचुरल पावर को यूज किया पीटीएनएओ को पंच करने के लिए, तो क्या हुआ, पीटीएनएओ ने अभी तक अपनी पूरी पावर को यूज भी नहीं किया है। ज़ाओ भी बोल रहे थे कि तुम ऐसे फाइट करते रहो, आज तो मैं फुल अर्निंग करने वाला हूँ। ज़ाओ बोल रहे थे कि मैंने सारा पैसा तुम्हारी वजह से कमाया लूजेंग, मैंने इस फाइट में बैट तो नहीं किया तुम्हारे ऊपर, पर फिर भी तुम्हें जीतना होगा। ज़ाओ रुक जाता है और सोच रहा होता है कि ये पहली बार है कि मैं शांति से नहीं रह सकता हूँ जब भी मैंने क्विंग सेक्ट को ज्वाइन किया जब से। फिर बोलता है क्विट एंगर, क्विट एरोगेंस, क्विट ग्रीड एंड क्विट लस्ट, मैं इन सभी को क्विट करता हूँ। फिर लूजेंग की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, जो नेचुरल पावर होती है एक इंसान में वो लिमिटेड होती है, पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो सरपास करती है एक इनिशिएट सोल को। लूजेंग बोलता है इसका आंसर देना क्या जरूरी है, पर मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता हूँ। पीटीएनएओ बोलता है कि वो अब तुम्हारी इच्छा है, पर मैं भी अपनी पावर में बिलीव करता हूँ। फिर वो अपने ओरा को रिलीज करता है जो कि गोल्डन कलर का होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग अपने ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करके पीटीएनएओ की तरफ अटैक करने लगा होता है, पर पीटीएनएओ अपनी गोल्डन बेल को एक्टिवेट कर लेता है, पर लूजेंग के पंच से वो गोल्डन बेल भी टूट जाती है। पीटीएनएओ सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीटीएनएओ बोल रहा होता है कि तुम बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतना कोई नॉर्मल इंसान स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो इनिशिएट सोल को भी सरपास करती है। लूजेंग बोलता है कि मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। तो फिर पीटीएनएओ अपने गोल्डन ओरा को रिलीज करता है जो कि इसकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा होता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं तो गोल्डन बॉडी है, तो वो अटेनविंग भी सोच रहा होता है कि पीटीएनएओ की अच्छा बेस्ट स्किल जो है वो आर्या कलनाथा की फॉर्म नहीं है। लूजेंग पीटीएनएओ की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है, फिर अपनी स्वॉर्ड को अपनी जूमी रिंग में डाल देता है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि लूजेंग ने अपनी स्वॉर्ड को वापस क्यों डाल दिया, क्या लूजेंग हार मानने लगा है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि लूजेंग क्या हैंड टू हैंड फाइट करना चाहता है पीटीएनएओ के खिलाफ। लुयान भी इसको देख रही होती है और सोच रही होती है कि मेरा भाई तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, अगर वो डायरेक्टली फाइट करना चाहता है तो मेरी तरफ से गुड लक। तो फिर पीटीएनएओ लूजेंग की तरफ आ रहा होता है और लूजेंग भी उसकी तरफ आ रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होते, फिर एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ पंचेस को थ्रो कर रहे होते हैं। एक पंच लूजेंग को लग रहा होता है, दूसरा पंच पीटीएनएओ को लग रहा होता है। तो एक अटैक में उन दोनों के फिस्ट एक दूसरे से टकराती हैं। ऐसे वो एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं और एक दूसरे को पंचेस थ्रो करते रहते हैं। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि लूजेंग को एक और पंच पड़ा। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि मैं इसे नहीं देख सकता, अगर इनमें से कोई भी पंच मेरे ऊपर गिरा तो मुझे पता है कि मेरी जो हड्डियां हैं वो टूट जाएंगी। तो तीसरा डिस्पल बोलता है कि अगर ये चलता रहा तो मेरे को लगता है कि लूजेंग हार जाएगा, वो इतने टाइम तक मार नहीं खा सकता। तो लुयान भी सोच रही होती है कि नहीं, जो मेरे भाई के पंचेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पीटीएनएओ के 3-4 पंचेस के बराबर है और मेरे भाई को देख के लग रहा है कि वो जरा भी नहीं डर रहा है मार खाने से। फिर लूजेंग ऐसे पिटता रहता है, वो स्माइल कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि यहाँ पे चल के रहा है। फिर वो सोचता है कि ये और ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है जैसे जैसे मैं इसको मारता हूँ। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा था कि लूजेंग तो एक शील्ड है इंसान के रूप में और उसे कुछ डर नहीं लगता फाइट से। फिर लूजेंग पीटीएनएओ को बड़ी जोर से पंच मारता है और पीटीएनएओ पीछे की तरफ खिसक जाता है। पीटीएनएओ बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया था। ओरिजिनली मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अपने सिर्फ बॉडी से तुम्हें सप्रेस कर सकता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नशे में था और ऐसे ही कुछ भी सोच रहा था। फिर वो दोनों अपने हैंड्स को जोड़ता है और फिर आर्या अचलनाथ को एक्टिवेट कर देता है। वेल एक्चुअली वो आर्या अकलनाथ नहीं था, वो आर्या अचलनाथ था। अचलनाथ का मतलब होता है इमूवेबल, और ये बुद्धिज्म में एक विजडम किंग है। तो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इस टाइम जो बुद्धा का स्टैच्यू वो थोड़ा डिफरेंट है और इस बार वो स्माइल कर रहा है और इसकी पावर भी डिफरेंट लग रही है हुआ टियानमिंग के केस से। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, इसको धर्मा बॉडी बोलते हैं जो कि पिछली वाली से कुछ ज्यादा पावरफुल है। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को दोबारा निकाल लेता है। पीटीएनएओ अपने हाथ को जोड़ के देख रहा होता है लूजेंग की तरफ और फिर अपने हाथों को खोल देता है, और जो आर्या अचलनाथ होता है वो लूजेंग को अपने हाथों से पकड़ने लग पड़ता है। लूजेंग डॉज करता है पीछे की तरफ कूद के, पर फिर पीटीएनएओ अपने बाजू को उठाता है और जैसे जैसे वो अपने हाथों को चला रहा होता है वैसे वैसे आर्या अचलनाथ भी अपने हाथ को चला रहा होता है। आर्या अचलनाथ का पंच लूजेंग को लगता है और लूजेंग पीछे जाके गिरता है और अरेना में उसके गिरने से गड्ढा हो जाता है। फिर लूजेंग उससे बाहर निकलता है। लूजेंग सोच रहा था कि ये ऐसे कंटिन्यू नहीं हो सकता, मेरे पास एनर्जी नहीं बची है। फिर आर्या अचलनाथ लूजेंग की तरफ फिर से अपने हाथ से अटैक करने लगा होता है, पर लूजेंग उसे डॉज कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को पीटीएनएओ की तरफ भेज देता है। उस स्वॉर्ड में से वो स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर निकल जाती है और उस स्वॉर्ड को पकड़ के अटैक करने के लिए जा रही होती है। लूजेंग बोलता है कि डीमन नाइट तुम्हें अटैक करना है पीटीएनएओ की तरफ, और जैसे उस स्वॉर्ड स्पिरिट को ऑर्डर मिलता है वो एक टोर्नेडो में कन्वर्ट होकर पीटीएनएओ की तरफ जा रही होती है, वो बड़ा ज्यादा खतरनाक तरीके से। इस अटैक के बारे में लूजेंग को भी कुछ पता नहीं होता और वो बोल रहा था कि ये कौन सा मूव है। अब पीटीएनएओ अपने हाथ को पकड़ने वाली फॉर्म में कन्वर्ट करता है और सेम फिर आर्या अचलनाथ भी करता है और उस मूव को अपने हाथ से पकड़ लेता है। पीटीएनएओ थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि जो अटैक होता है वो उस स्वॉर्ड स्पिरिट का वो आर्या अचलनाथ के हाथ को कट कर देता है पीसेस में। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि मैं लूजेंग से बड़ा ज्यादा जलता हूँ, अगर मेरे पास ऐसी स्वॉर्ड स्पिरिट होती तो मैं हर रोज उसकी तरफ देखता और उसे फाइट करने को नहीं बोलता, भाई तुम ठरकी है वो नहीं है, ठीक है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि मैं इससे जलता ही नहीं हूँ, सिर्फ मैं तो इसको वर्शिप करना चाहता हूँ। ये जो स्वॉर्ड स्पिरिट है सिंपली गॉडेस है एक, भाई ये ठरकी है यार, तो ही तुम कामयाब नहीं हो रहे हो, डोंट बी अ सिम्प ब्रो। तो ऐसे डिस्पल्स अमेजिंग वाव करते रहते हैं। तो जो लुयान होती है वो सोच रही होती है कि मेरा भाई बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हुआ टियानमिंग भी सोच रहा होता है कि मेरे और लूजेंग के बीच में तो जो गैप है वो बहुत बड़ा है। जो स्वॉर्ड स्पिरिट का अटैक होता है वो उसके हाथ को आर्या अचलनाथ के हाथ को काट के बिल्कुल पीटीएनएओ के सामने आ जाता है। फिर
फिर हुआ टाइमिंग अपने हाथों को जोड़ लेता है और उसकी आंख में स्वास्तिक साइन आ जाता है, जो कि एक सिंबल है, हर जगह फेमस, आपने देखा ही होगा। वो बोल रहे होते कि मैं मुश्किलों से सफर कर रहा हूँ, पर मुझे अपना दिल को अच्छा रखना है, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है इस दुनिया में, मैं हमेशा सही रास्ते पे चलूंगा। फिर जो स्वास्तिक सिंबल होता है उसकी आइज में वो रोटेट करने लग पड़ता है और उसकी जो आइज होती है वो पूरी तरह से गोल्डन हो जाती है। जो आर्य अचलनाथ का हाथ होता है वो द्वारा रीजनरेट हो जाता है। फिर उसने अपने हाथ को जोड़ा होता है तो उनके बीच में जो होता है वो ग्रीन कलर की फायर अपेयर हो जाती है और उस फायर से एक लोटस अपेयर हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि ग्रीन फायर, मैं चाहता हूँ कि ये जो लोटस है ये इविल को खत्म कर दे और ये किसी भी तरह से पोल्यूट नहीं होनी चाहिए फायर, तुम्हें इस हेवन और इस वर्ल्ड को एंडलेस हेल में जला देना है। और वो फिर उस फायर को उस अटैक की तरफ शूट कर देता है स्वॉर्ड स्पिरिट की। उस फायर की वजह से जो वो स्वॉर्ड स्पिरिट का अटैक होता है वो रुक जाता है और स्वॉर्ड स्पिरिट वापस लूजेंग के पास आ जाती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि जो डीमन नाइट का ओरा है वो लिमिटेड ही है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो डीमन नाइट का ओरा है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, तो वो बोलता है कि डीमन नाइट वापस आ जाओ। फिर डीमन नाइट जो होती है वो लूजेंग के पास वापस आ जाती है, पर जो फायर होती है वो लूजेंग की तरफ अटैक करने वाली होती है। जो रेफरी होते हैं वो सभी जाते हैं उस बैरियर के पास और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो आर्य अचलनाथ होता है वो अपने हाथ से एक फायर का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा होता है। एक रेफरी बोल रहा होता है कि जो फायर है बुद्धा की ये बड़ी ज्यादा यूनिक है, मैंने इस तरह की फायर और इस तरह के मार्शल आर्ट्स कहीं भी नहीं देखे हैं, ये जो अटैक है एक पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल कर पा रहा है, इसी वजह से जो है ये फ्लेम सिर्फ स्टेज के ऊपर ही कंसंट्रेटेड है, ये एक पर्टिकुलर रीजन को कंट्रोल कर रहा है, इसकी वजह से जो फायर है ये स्टेज के बाहर नहीं जा रही है। जो लूजेंगे वो बड़ा ज्यादा सफर करेगा इसकी वजह से। जो डिस्पर्स होते हैं वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं इस फ्लेम को देखने से मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, कैसे लगेगा कि कोई इस फायर से बर्न होगा, उसे तो हेल की फायर से बच पाएगा। तो लुयान भी फिर अपनी पावर को यूज करके उस बैरियर की तरफ जा रही होती है। तो रेफरी होते वो बोल रहे होते कि ये मैच है ये अभी ओवर नहीं हुआ है, तुम ऐसे स्टेज पे नहीं जा सकती हो। लुयान बड़े गुस्से से बोलती कि हटो मेरे रास्ते से। तो जो रेफरी होते वो बोलते कि रूल्स होते हैं, मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दे सकता स्टेज के ऊपर। फिर लुयान अपने इनिशिएट एनर्जी से कांटे क्रिएट कर देती है और रेफरी की तरफ भेजने लगी होती है। रेफरी बोलता है कि तुम मेरे से फाइट करना चाहती हो। तो जो डिस्पर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि देखो ऐसा लग रहा है ये लड़की जो है जो कि मास्क में ये फाइट करना चाहती है, ये लड़की जाना चाहती है स्टेज के ऊपर लुजेंग को सेव करने के लिए। क्या लुजेंग से रिलेटेड है क्या ये लड़की? क्यों जो लड़कियां लुजेंग की वो सभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये सेंस क्यों नहीं बनाता जरा भी। फिर लुयान उसकी तरफ अटैक करने वाली होती है तब दूसरा रेफरी बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि लुजेंग ठीक है पर ये गोल्डन कलर में शाइन क्यों कर रहा है, क्या इसने ऐसी फॉर्म को अचीव कर लिया जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फिर लुजेंग बिल्कुल खड़ा होता है और उसे जो है लिश फायर होती है वो बर्न नहीं कर पा रही होती है। लुयान बड़ी ज्यादा खुश होती है और बोल रही होती है ब्रदर। लुजेंग उस सारी फायर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जो पीटीएन होता है वो बड़ा ज्यादा हैरान होता है और बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है। लुजेंग उस सारी फायर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी बॉडी की तरफ देख रहा होता है। उसकी बॉडी ने वेल एक्चुअली जो सारी फायर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया होता है। और वो सोच रहा होता है कि मैंने एक और स्पिरिट रेन को एक्वायर कर लिया है और उसकी जो बॉडी होती है वो हाई ग्रेड स्पिरिट वेपन बन जाती है। वेल एक्चुअली ये लिंक टायर था तो अब ये स्पिरिट में कन्वर्ट कर दिया है, तो पहले जैसे कि मिडिल टायर में थी अब ये हाई टायर बन जाती है। पीटीएन अपने सिर को हिला देता है और बोलता है ठीक है मैं हार मानता हूँ। तो जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि लुजेंग यहाँ पे जीतता है। लुजेंग बोल रहा होता है भाई पी की जो स्ट्रेंथ है वो मेरे से जरा भी वीक नहीं है, इसलिए आप हारे क्योंकि मैं तुम्हारे जो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को था उसको मैं एब्जॉर्ब कर पा रहा था और कंट्रोल कर पा रहा था। तो पीटीएन यह बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं इस हार को इतने ज्यादा दिल पे नहीं ले रहा हूँ तो तुम्हें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ऐसे बुरा मान लूंगा इसके लिए तो मैं कैसे मार्शल आर्ट्स में पीक पे पहुंच पाऊंगा। वो बोलता है कांग्रेचुलेशन लुजेंग। तो जो रेफरी होता है वो अनाउंस करने वाला होता है कि जो फाइनल्स है उसमें लुजेंग फर्स्ट प्लेस पे है, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाता है क्योंकि एक इंसान आता है ऊपर से जल्दी से और बोल रहा होता है कि रुको मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। पीटीएन भी ऊपर की तरफ देखता है और लुजेंग भी ऊपर की तरफ देख के सोच रहा होता है कि ये अब कौन है। वो जो नया इंसान होता है वो ऊपर से आ रहा होता है अरेना की तरफ। लुजेंग जोर से चिल्लाता है कि ध्यान से, और वो इंसान होता है वो अरेना में टकरा जाता है और फिर धुएं से बाहर आता है। फिर पीटीएन भी उसकी तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि बड़े भाई क्या करते हो तुम। फिर हमें उस डिसिपल का नाम पता लगता है जिसका नाम होता है जोशुआ, जो कि सेलेस्टियल रेलम 6 स्टेज पे होता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये पागल कौन आ गया। तो दूसरा डिस्पल बोलता है ओए अपनी आवाज को नीचे रख, तुमने सुना नहीं पीटीएन ने इसको बड़ा भाई बोला अभी अभी, तो इसका मतलब क्या ये जोशुआ है। तो तीसरा डिस्पल बोलता है कि जोशुआ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था क्या। तो फिर हमें पता लगता है कि वो वही डिसिपल होता है जो नंबर 1 होता है किंग सेक्ट में, जो पीटीएन था वो सेकंड सकती हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था पीटीएन लुजेंग से हार जाता है पर तभी एक इंसान ऊपर से आ जाता है और फिर हमें पता लगता है वो नंबर 1 डिस्पल होता है किंग सेक्ट का। तो चैप्टर नंबर 54 की स्टार्टिंग होती है। जोशुआ पीटीएन की तरफ आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि पीटीएन तुम इतने सैड मुंह को लेके क्यों खड़े हुए हो, क्या तुम हार गए हो। तो पीटीएन बोलता हाँ जो मेरा ओपोनेंट था वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए नेचुरल है कि मैं हार गया हूँ। तो फिर जोशुआ अपना हाथ उसके कंधे पे रखता है और बोलता है कि ये नॉर्मल सा बच्चा जो कि सिर्फ स्काई रेलम 2nd स्टेज पे है, तुम इससे हार गए हो, तुम चाहते हो क्या मैं तुम्हारा बदला लूं। तो पीटीएन बोलते कि नहीं बड़े भाई ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कंपटीशन है, इसमें क्या बदला लेने की बात कर रहे हो आप। तो जो रेफरी होता है वो बोल रहा था कि जोशुआ तुम अभी अभी क्लोज प्रैक्टिस से बाहर आ गए क्या। तो जोशुआ बोलता हाँ मैं अभी अभी बाहर आया हूँ और मैं सेलेस्टियल रेलम 6 स्टेज पे हूँ। तो जो रेफरी बोलता है अच्छा ये बड़ा ज्यादा अच्छा है पर रूल्स के अकॉर्डिंग अब तुम किंग सेक्ट को लीव कर सकते हो और मुझे फाइनल रैंकिंग को अनाउंस करने दो। तो जोशुआ बोल रहा था कि नहीं एल्डर मुझे पार्टिसिपेट करने दो यार ऑल पीक कंपटीशन में, चाहे मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया तो इसका क्या मतलब, मेरा नाम था ऑल पीक कंपटीशन की लिस्ट में। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि करने दो, सिर्फ एक मैच की तो बात ही है, क्यों रोक रहे हो तुम इसे, हम भी देखना चाहते हैं इसका मैच। जोशुआ वैसे भी किंग सेक्ट का डिसिपल है तो उसको पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दे रहे हो। तो तीसरा डिस्पल बोलता है हाँ मैं भी एग्री करता हूँ, सिर्फ एक मैच की तो बात है। तो जोशुआ बोलता है एल्डर देखो ये पीपल भी यही चाहते हैं कि मेरा मैच हो, क्या मैं मैच कर सकता हूँ। लुजेंग भी जोशुआ की तरफ देख रहा होता है तभी जोशुआ को पीछे से आवाज आती है, वो आवाज लुया ने
डाली होती है उसको। जोशुआ डर जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो बोल रहे थे क्या तुम वही हो? तो लुयान बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरा नाम लेने की। जोशुआ फिर से डर के बोलता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा पीपल है, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना और देखा था। तो लुयान बोल रही थी क्या तुम भूल गए हो जो शर्त तुमने मेरे से लगाई थी और तुम हार गए थे? तो फिर जोशुआ लुयान को बोलता है कि माय लेडी। वेल माय लेडी नोबल वुमेन्स को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो लुयान बोलती है हाँ ये अच्छा एटीट्यूड था। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते क्या ये किसी की डॉटर है क्या जो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है? तो दूसरा डिस्पल बोलते नहीं ये पक्का लुयान होगी क्योंकि जोशुआ था वो बेट को हार गया था तो ये शर्त लगाई थी कि इसको द लेडी करके बोलना पड़ेगा लुयान को। तो तीसरा डिस्पल बोलते कि लुयान अभी प्यूगेटरी माउंटेन में नहीं होनी चाहिए थी क्या? लुयान बोल रही होती कि अगर तुम लुजंग से फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप में फाइट करना चाहिए। तुम अपनी की को यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुम सेलेस्टियल रेलम 6 स्टेज पे हो। अगर तुम अपनी पावर को और अपनी की को यूज करोगे तो वेल ऑब्वियसली तुम जीत जाओगे। तो जो रेफरी होते हैं वो बोलते है ये सही आइडिया जोशुआ, तुम भी स्वॉर्ड को यूज करते हो तो ये फेयर कंपटीशन होगा स्वॉर्डमैन के बीच में ही। तो जोशुआ बोलते कि स्वॉर्डमैनशिप ठीक है, वैसे भी फाइनल मैच है तो हम स्वॉर्डमैनशिप में क्यों नहीं कर लेते इसको, और मैं अपनी की को यूज नहीं करूंगा और फिर तुम मेरे को ये भी नहीं बोल सकते कि मैंने एक बच्चे को डराया है। तो लुजंग बोलते कि ये सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप की बात है तो मैं भी नहीं बोलूंगा कि तुम मेरे को डरा रहे हो या कुछ। तो जोशुआ बोलते चलो ठीक है फाइट करते हैं। अब वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और यहाँ घुमा रहा होता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते कि ये इतना ज्यादा पावरफुल डिस्पल पर ये अभी भी जुआन टायर वेपन को क्यों यूज कर रहा है, ये पक्का ही हार जाएगा यहाँ पे। तो तीसरा डिस्पल बोलते कि तुम्हें नहीं पता इसके पास एक इमोर्टल टायर वेपन था कि लुयान से हार गया था बैट की वजह से। तो डिस्पल्स की बात को सुन के जोशुआ थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके पसीने फिर से छूट जाते हैं। लुजंग सोच रहा था कि ये सही टाइम है, इससे मैं पक्का पता लगा सकता हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ स्पोर्ट्समैनशिप में, क्योंकि जो मेरा ओपोनेंट है वो क्विंगन सेक्ट का नंबर 1 है। फिर लुजंग बोलता आ जाओ। वो अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ता है। जोशुआ बोल रहे होते क्या तुम बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज करने लगे हो मेरे खिलाफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे को नीचे दिखा रहे हो, मैं रिजेक्ट करता हूँ इस मैच को अगर तुम बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज करोगे तो। लुजंग बोलता अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते तुम हार मान सकते हो। जोशुआ बोलता हार मानना बकवास करना बंद करो, तुम सिर्फ बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज कर रहे हो और मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था, और अगर मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा इस मैच में तो मैं तुम्हें गॉडफादर बोलूंगा। तो जो डिस्पल्स होते वो बोल रहे थे कि इस बंदे ने फिर से अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार ली जैसे इसने लुयान के केस में मारी थी, कि इसने पुराने मैचेस को नहीं देखा था, अगर देखा तो इसे पता लगता कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो तीसरा डिस्पल बोलता है कि जोशुआ तो फायर के साथ खेल रहा है। तो लुजंग बोलता है चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर लुजंग वहाँ से जल्दी से अटैक करने के लिए आ जाता है जोशुआ की तरफ अपनी स्वॉर्ड को लेके। जोशुआ बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है इसे देख के, वो ऐसे पूरा झुक के डोज करता है और बोलता है ये तो बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स नहीं है। उसके फिर से पसीने छूट जाते हैं। लुजंग स्लाइस करता है और वो ऐसे झुका होता है। फिर लुजंग दोबारा स्लाइस करता है तो जोशुआ कूद के डोज कर लेता है उसे। लुजंग बेसिक टेक्निक्स को यूज कर रहा होता है पर उसकी वजह से बड़ी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है जोशुआ को। जोशुआ अटैक करने लगा तो लुजंग की तरफ, लुजंग उसकी स्वॉर्ड को मार के उसको साइड में कर लेता है। जोशुआ चिल्लाता है बोलता है कि रेफरी रुको, ये रेफरी कहाँ गए आप, लुजंग चीटिंग कर रहा है, ये बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स नहीं है। तो रेफरी बोलता है कि रूल ये नहीं था कि कोई बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज करेगा या पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज करेगा, रूल ये था कि जेन्युइन की को यूज नहीं करना है। स्वॉर्डमैनशिप तो कोई कौन सी भी तरह से यूज कर सकता है, तो तुम यहाँ पे बकवास करना बंद करो और फाइट करो। जोशुआ अपने मुंह को बंद कर लेता है। लुजंग बोलता है कि मैंने ये नहीं बोला था कि मैं बेसिक टेक्निक्स को यूज करूंगा, वो तुमने बोला था कि मैं बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेफरी बोलता है कि मैच को कंटिन्यू करो। जोशुआ चुप ही होता है। फिर लुजंग उसकी तरफ अटैक करने लगा पड़ा होता है। जोशुआ बोलता है ये बदतमीज बच्चा रुक क्यों नहीं रहा है। लुजंग उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है पर जोशुआ बच जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड को पीछे कर लेता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि जोशुआ ने अपनी स्वॉर्ड को पीछे कर लिया, क्या ये अब लुजंग को गॉडफादर बोलेगा। वेल इसके पास कोई चॉइस भी नहीं है, इसने प्रॉमिस किया इतने लोगों के सामने। वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से लुजंग को गॉडफादर बोलो, बोलो लुजंग को गॉडफादर। और फिर जोशुआ के पसीने छूट जाते हैं। वेल इसने खुद ही अपने हाथों से इस अपने लिए गड्ढा खोदा हुआ था। लुजंग भी हंस रहा होता है इसे देख के। फिर जोशुआ कामते कामते लुजंग को गॉडफादर बोल ही देता है। इसको सुन के लुयान हंसने लग पड़ती है। वो भी सोच रही होती है कि मेरे को ये माय लेडी बोलता है और मेरे भाई को गॉडफादर। सारे डिस्पल भी हंसने लग पड़ते हैं। जोशुआ बोलता है हाँ मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। तो जोशुआ बोलता है क्या तुम मेरे से दोबारा फाइट करना चाहते हो और इस बार मैं सीरियसली फाइट करूंगा, तो तुम्हारे पास हिम्मत है। जो तुम्हारी बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स थी वो कुछ ज्यादा अजीब है, पर हर बार जो मोस्ट इनविंसिबल स्वॉर्डमैनशिप होती है वो बेसिक ही नहीं होती है, तुम्हें स्ट्रोक अटैक भी करने पड़ते हैं। मैं सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्वॉर्डमैनशिप को यहाँ पे यूज करूंगा तुम्हारे बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को रोकने के लिए। फिर वो लुजंग की तरफ बढ़ ज्यादा स्वॉर्ड के स्लैशेस को भेज देता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये टेक्निक तो बढ़ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तोड़ने के लिए। तो लुजंग फिर अपना नॉर्मल स्टांस क्रिएट करता है स्वॉर्ड से और उन सभी को रोक लेता है। लुयान भी थोड़ी टेंशन में हो जाती है क्योंकि जोशुआ जो अटैक कर रहा होता है लुजंग की तरफ, उसकी वजह से लुजंग बिल्कुल ही अरेना की एज तक पहुंचने वाला होता है। जोशुआ बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से भागने का, तुम यहाँ पे हार ही जाओगे। तो जो रेफरी होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इनके रैलम के बीच में बड़ा ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए लुजंग जो है वो नहीं देख सकता कि इसकी स्वॉर्डमैनशिप में क्या वीकनेस है जोशुआ की स्वॉर्डमैनशिप में। लुजंग भी सोच रहा था कि मैं अगर डिफेंड ही करता रहूंगा तो मैं यहाँ पे इसे रोक नहीं पाऊंगा, क्या मैं हारने वाला हूँ। पर जोशुआ के बार बार अटैक करने की वजह से उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। जोशुआ अपनी स्वॉर्ड को उठा के देख रहा होता है और वो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। लुयान हंस रही होती है और जोशुआ उसकी तरफ देखता है बड़ा ज्यादा गुस्से से। वो अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और बोलता है कि एल्डर क्या तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड दोगे। तो जो रेफरी होता है वो बोल रहा था कि मेरे पास स्वॉर्ड नहीं और मैं स्वॉर्ड यूज भी नहीं करता हूँ। तो जोशुआ फिर बोलता है कि क्या तुम डिसिपल्स में से कोई मुझे अपनी स्वॉर्ड देगा। वो सभी डिसिपल्स नहीं देखते उसकी तरफ और चुपचाप नीचे देख रहे होते हैं, वो उससे आई कांटेक्ट नहीं बनाना चाह रहे होते हैं। जोशुआ सोच रहा होता है कि मैं तुम सभी का बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अगर मैं ट्रेनिंग करने के लिए नहीं गया तो मुझे पता था कि तुम मेरे को ऐसे नहीं भूलते। मैं किसी दिन क्विंगन सेक्ट का एल्डर बनूंगा, मैं तुम सभी से बदला लूंगा, देख लेना। लुयान बड़ी ज्यादा हंस रही होती है। जोशुआ कामते कामते बोलता है कि माय लेडी
लेडी, क्या तुम मुझे मेरी क्लाउड स्वॉर्ड दोगे? लुयान बोलती कि तुम्हारी स्वॉर्ड? जोशुआ फिर बोलते हैं नहीं नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, जो क्लाउड स्वॉर्ड मैं हार गया था तुमसे, क्या तुम मुझे उसे अभी थोड़ी देर के लिए फाइट करने के लिए दे सकते हो? बस कुछ मिनटों की बात है। लुयान मना कर देती है तो जोशुआ बोलता है अरे यार सुनो तो सही। लुजेंग बोलते कि यान दे दो थोड़ी देर के लिए, अगर ऐसा होगा तो ये अपनी फिर लॉस के लिए कोई भी बहाना नहीं मार सकता है। लुयान बोलती है ठीक है। फिर लुयान उस क्लाउड स्वॉर्ड को जोशुआ को दे देती है। जोशुआ हंस रहा होता है, फिर अपनी स्वॉर्ड को टच करता है और उसे यहाँ वहाँ घुमा रहा होता है, जिसकी वजह से बड़े ज्यादा स्लैशेस यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है कि अब मेरे पास अपनी क्लाउड स्वॉर्ड आ गई है तो लुजेंग अब तुम मेरे अटैक्स को नहीं झेल पाओगे, अब तुम यहाँ पे हार जाओगे। फिर वो लुजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है दोबारा, तो लुजेंग उन्हें ब्लॉक कर रहा होता है। जोशुआ बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि तुमने मेरी टेक्निक को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ लिया होगा, क्योंकि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे जैसे तुमने लुयान को बोला स्वॉर्ड देने के लिए, पर तुम दोबारा सेम ही तरीके से मेरे अटैक्स को रोक रहे हो। ये तो बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, ये तो बस एक मैटर ऑफ टाइम है जब तुम हार जाओगे, तुम्हें बस डिफीट एडमिट कर लेनी चाहिए। लुयान बोल रही थी कि नहीं ब्रदर, लुयान बोल रही थी कि मेरा भाई तो एज के ऊपर फोर्स होता जा रहा है। लुजेंग स्टेप्स को काउंट कर रहा होता है, 50 स्टेप्स, 100, 150 एंड ऐसे जो स्टेप्स को वो कंटिन्यू काउंट कर रहा होता है, जो कि जोशुआ उसकी तरफ कर रहा होता है। लुजेंग पीछे की तरफ पुश हो रहा होता है और ऐसे वो अटैक्स को काउंट करता रहता है, 195, 197। लुजेंग बिल्कुल स्टेज के एंड तक पहुंच जाता है। फिर जोशुआ अटैक करने लगा तो लुजेंग की तरफ और बोलता है कि लुजेंग अब तुम स्टेज से उतरी जाओगे, अब ये एंड है। फिर लुजेंग भी अटैक करने लग पड़ता है, वो बिल्कुल सही तरीके से काउंटर कर रहा होता है जोशुआ के अटैक्स को। फिर लुजेंग काउंटर करने लग पड़ता है जोशुआ के अटैक्स को। जोशुआ सोच रहा होता है कि ये सही नहीं है, मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा लुजेंग और अपने बीच में। फिर लुजेंग उल्टा जोशुआ के पीछे पड़ जाता है और जोशुआ पीछे पीछे जा रहा होता है। जोशुआ सोच रहा होता है कि मैं अपने बिना की के ऐसे तो मैं डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा। फिर जोशुआ स्टेज के एंड तक पहुंच जाता है। डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते कि ये सिचुएशन तो लुजेंग ने पलट ही दी है, कि लुजेंग जोशुआ को स्वॉर्डमैनशिप में हरा देगा। ये मैच बड़ा ज्यादा अच्छा था देखने के लिए, मुझे पता था जो लुजेंग है वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है जब भी वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करता है। लुयान भी इस फाइट को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देख रही होती है। लुजेंग बड़े ज्यादा आसान तरीके से जोशुआ के अटैक्स को रोक रहा होता है। जोशुआ रुक के फिर से बोलता है क्या तुम मुझे एक अटैक तो करने दो यार प्लीज। लुजेंग अपने सिर को हिला के बोलता है नहीं। तो जोशुआ बोलता है ठीक है, अगर तुम ऐसे चाहते हो तो तुमने मेरे को कोई चॉइस नहीं छोड़ी है, अब मुझे मेरा ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ेगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता दोनों हाथों से और एक डाउनवर्ड स्लैश करता है जिसका नाम होता है माउंटेन क्रैकर। लुजेंग भी अपनी स्वॉर्ड से सिंपल फ्रंट की तरफ थ्रस्ट करता है और जो उसकी स्वॉर्ड की टिप होती है और जोशुआ के ब्लेड की जो साइड होती है वो टकराती है और जो जोशुआ की स्वॉर्ड होती है वो उड़ के साइड में गिर जाती है और लुजेंग की स्वॉर्ड बिल्कुल ही उसके पेट के पास होती है। जोशुआ नहीं मान रहा होता और बोल रहा होता है ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। लुजेंग बोलता है तुम यहाँ पे हारते हो। जोशुआ बोलता है कि मैं कन्विंस नहीं हूँ इस फाइट से, तुम मेरे को नहीं हरा सकते। रेफरी बोलता है कि जोशुआ बकवास करना बंद कर, तू हार गया, अब क्यों बकवास कर रहा है। जोशुआ बोलता है कि मैं इस डिफीट को मान ही नहीं सकता, अगर मैंने की को यूज किया होता तो मैं इसे 3 मूव्स में हरा देता। हाँ सिर्फ 3 मूव्स। लुजेंग बोलता है मैं मानता हूँ यार तुम्हारी की जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर तुम क्या सोच रहे हो कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं होऊंगा अगर मैं अपने रैलम को इंक्रीज करूंगा तो। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है जो फर्स्ट प्लेस है क्योंकि सेक्टर में वो लुजेंग है, तो जो डिस्पल्स होते हैं वो खुशी से नाच पड़ते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था लुजेंग जोशुआ को हरा देता है और रेफरी अनाउंस कर देता है कि लुजेंग है इस साल के कंपटीशन का नंबर 1। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो नाच पड़ते हैं खुशी से। तो चैप्टर नंबर 55 की स्टार्टिंग होती है। जो रेफरी होता है वो बोलता है कि लुजेंग मास्टर तुम्हें देखना चाहते हैं और हुआ टैनमिंग और पीटियानी आओ, तुम भी मेरे साथ आओ। वो अपने पत्ते को आगे रख देता है पर तुम्हारे जो कपड़े वो अच्छे नहीं है मास्टर को देखने के लिए, तुम्हें पहले अपने कपड़ों को बदलना पड़ेगा। फिर लुजेंग अपने क्लोथ्स को चेंज करके उस पत्ते पे चला जाता है मास्टर को मिलने के लिए। वेल वो पैट्रियाच की बात हो रही है। लुयान हंसते हुए बोल रही होती है कि तुमने क्यों नहीं पार्ट लिया मास्टर से मिलने के लिए। तो जोशुआ बोल रहा होता है कि किसे पता, मास्टर की पर्सनैलिटी ऐसी है, वो मुझे मिलना नहीं चाहते हैं और मैं अलाउड भी नहीं उनसे मिलने के लिए। फिर लुयान हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें किसने बोला था कि जब तुम पिछली बार गए थे तो तुम सो जाओ, तुमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था क्योंकि तुम सो गए थे रास्ते में। जोशुआ के पास कुछ नहीं होता और वो बोल रहा है अरे यार। फिर लुजेंग और ह्यू टैनमिंग और पीटियानी चल पड़ते हैं पैट्रियाच की तरफ और जैसे वो एंटर करते हैं उस मेन बिल्डिंग में जहाँ पे लिखा होता है क्यूंगिन पैलेस, तो उसे पैट्रियाच दिखा देता है। वो सभी ग्रीट करते हैं पैट्रियाच को। पैट्रियाच बोल रहा था कि लुजेंग जो भी फर्स्ट प्लेस पे आता है उसे एक मैजिकल आइटम देते हैं हम, तो तुम्हें एक आइटम को चूज करना है जो कि तुम्हें अभी चाहिए। लुजेंग खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि बड़ा ज्यादा अच्छा होगा, अब मैं अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को भी एक मैजिकल आइटम दे सकता हूँ। फिर जो मेंबर्स होते हैं क्योंकि सेक्ट के वो डिफरेंट बॉक्सेस को ले आते हैं जिसमें बड़े ज्यादा मैजिकल वेपन्स होते हैं। वो अटेंडिंग भी देख रहा होता है उन वेपन्स को। लुजेंग देखने लग पड़ता है सभी स्वॉर्ड्स को और बोल रहा होता है कि मुझे एक वेपन चूज करना है इनमें से, यहाँ पे सब मिड लेवल वेपन्स ही हैं। फिर वो एक स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है जो कि ग्रीन कलर की स्वॉर्ड होती है। वो सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड तो है जिसके पास सोल को हील करने की पावर है, पर ये बुरा है, ये मेरे को सूट नहीं करती है। फिर लुजेंग दूसरी एक बड़ी सी स्वॉर्ड को देखता है। लुजेंग बोलता है कि ये स्वॉर्ड उनको सूट करती है जो सिर्फ अपनी ताकत पे रिलाई करते हैं और स्वॉर्डमैनशिप पे कोई रिलाई नहीं करते हैं, और ये बुरी बात भी है कि ये बड़ी ज्यादा हैवी है। फिर लुजेंग दूसरी स्वॉर्ड की तरफ देखता है जो कि रेड कलर की होती है और उससे मर्डरस की रिलीज हो रही होती है। लुजेंग बोलता है कि इस स्वॉर्ड का नाम क्या है। पैट्रियाच बोलता है कि मुझे पता था तुम इसमें इंटरेस्टेड होगे, इस स्वॉर्ड का नाम है ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड। लुजेंग बोल रहा था कि ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड, ये बड़ा ज्यादा अच्छा नाम है। पैट्रियाच बोलते हैं कि मैंने
मैंने गैस किया था कि तुम इस स्वॉर्ड को चूज करोगे, पर तुम्हें ध्यान से सोचना पड़ेगा क्योंकि जो स्वॉर्ड है ये सिर्फ मारने के लिए बनाई गई है। तुम्हें इसको यूज करने से बड़ा ज्यादा हैवी प्राइस को पे करना पड़ेगा, तो तुम ध्यान से सोच लो कि तुमने ये स्वॉर्ड लेनी है कि नहीं। वो अटैनमिंग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पैट्रियार्च को नहीं पता था कि लू ज़ेंग स्लोटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन पे गया था। मुझे पता है ये एबल होगा इस स्वॉर्ड को यूज करने के लिए, क्योंकि इविल ओरा इसका कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आगे इतने ज्यादा डेंजरस स्वॉर्ड माउंटेन पे गया था। लू ज़ेंग स्माइल करके बोलता है कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ मास्टर, मेरी यही चॉइस रहेगी, मैं इसी स्वॉर्ड को लेना चाहता हूँ। तो पैट्रियार्च बोलता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारी चॉइस को रिस्पेक्ट करता हूँ, ये जो ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड है ये अब तुम्हारी हुई। फिर लू ज़ेंग उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और जो बाकी की स्वॉर्ड्स होती हैं वो मेंबर्स उनको लेके चल पड़ते हैं। वो अटैनमिंग सोच रहा था ऐसे चलेगे, मेरे को भी एक स्वॉर्ड चाहिए थी। लू ज़ेंग उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ता है और अपने ज़ूमी रिंग में डाल लेता है। लू ज़ेंग वापस अपने स्पोर्ट पे चला जाता है और जो पैट्रियार्च होता है वो बोल रहा होता है अब सेकंड प्राइज की बात करते हैं, ये लो किंग ज़ूपील। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि अगर कोई बंदा सेलेस्टियल एरा में एंटर हो जाता है तो उसके बाद में ब्रेक थ्रू करना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, पर अगर तुम्हारे पास किंग ज़ूपील है तो तुम इस चैलेंज को बाईपास कर सकते हो। ये बड़ा ज्यादा वैल्यूएबल है, इसको पाना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। पीटीएन भी सोच रहा लू ज़ेंग के लिए अभी ये वेस्ट है जरा भी, क्योंकि ये अभी बड़ा ज्यादा फर्क है इसको वहां तक पहुंचने के लिए। पैट्रियार्च बोल रहा होता है कि मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ क्यूंगिन रोड के बारे में। तो लू ज़ेंग, हुआ टैनमिंग और पीटीएन ध्यान से सुन रहे होते हैं। पैट्रियार्च बोल रहा होता है तुम इतना ज्यादा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्यूंगिन रोड है जो कि ईस्टर्न रीजन से स्प्रेड होता है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी ज्यादा पावरफुल है बाकी लोगों के मुताबिक जो सेम लेवल पे होते हैं। तो मुझे पता है तुम अच्छे रिजल्ट्स को पा पाओगे। हुआ टैनमिंग बोलता है कि मास्टर क्या तुम्हें बता सकते हो कि क्यूंगिन रोड क्या है एक्चुअल में। तो जो पैट्रियार्च होता है वो बोलता है कि जो क्यूंगिन रोड है वो एक काइंड ऑफ ट्रायल है, उसे रोड ऑफ एंडेवर भी बोलते हैं। अगर तुम इसे पार कर लोगे तो तुम एक क्लाउड होल के मेंबर बन जाओगे। अगर तुम एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे इस ट्रायल में तो तुम्हारा जो स्टेटस होगा वो बिल्कुल सेम एम्परर की तरह होगा जो कि इस डायनेस्टी का है, इस एरिया का है। तो ध्यान से सोचो, अगर तुम इस फीट को पा पाओगे तो तुम बिल्कुल एक एम्परर की तरह होगे। लू ज़ेंग सोच रहा होता है एम्परर, वो भी इस डायनेस्टी का। फिर वो अपनी इंस्ट्रक्टर के बारे में सोचता है। लू ज़ेंग पूरी तरह से डिटरमाइन होकर बोलता है, लू ज़ेंग बोलता है पैट्रियार्च मैं भी इस ट्रायल में पार्ट नहीं ले सकता हूँ, मुझे एक बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है डील करने के लिए। पैट्रियार्च बोलता है कि मुझे पता है तुम बड़े ज्यादा अच्छे हो, तुमने अभी तक अपने इंस्ट्रक्टर को नहीं भूला है, पर अभी तुम्हें जो करना है वो सिर्फ कल्टीवेट करना है, तुम उसे बचा सकते हो अगर तुम इस ट्रायल में पार्ट लोगे तो। लू ज़ेंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। पैट्रियार्च बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो सू लिंग्यून है वो एक ट्यूटर है क्यूंगिन सेक्ट की, मैं उसे बचा के रखूंगा, तुम्हें तैयारी करनी है नेक्स्ट ट्रायल के लिए जो नेक्स्ट मंथ में होगा। फिर लू ज़ेंग ड्रिजल पीक में चला जाता है, वहाँ पे टेबल पे हाथ रख के सोच रहा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा था इंस्ट्रक्टर सू मैं पक्का बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। फिर लू ज़ेंग बाहर आता है और उसे ज़ाओजियान और मोकैन और वूजियन दिखाई देता है। ज़ाओजियान बोल रहे थे कि लू ज़ेंग तुम फाइनली आ गए हो, देखो लू ज़ेंग ये जो ड्रिजल पीक है ये काफी चेंज हो गया है, यहाँ पे बड़ा ज्यादा सीक्रेट रेलम्स हैं जिसमें हम कल्टीवेट कर सकते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ लू ज़ेंग। तो वहाँ पे टॉप में ड्रिजल पीक का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू ज़ेंग और लू यान खड़ी होती है, वो दोनों एक साथ होते हैं। लू यान सोच रही होती है कि मैं अब दोबारा मेरे को प्यूगेटरी माउंटेन में जाना पड़ेगा एक मंथ के अंदर, पर मैं अभी बड़ा ज्यादा खुश हूँ। फिर एकदम से हवाएं चलने लग पड़ती हैं और जो बादल होते हैं वो इकट्ठे होने लग पड़ते हैं और आसमान एकदम से चेंज होता है और आसमान में एक फेस दिखाई देता है सभी को, और जो फेस होता है वो लू यान की तरफ देख रहा होता है, जो डिस्पल्स होते हैं क्यूंगिन सेक्ट के उनकी तरफ देख रहा होता है। पैट्रियार्च और सभी डिस्पल्स जो होते हैं वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि ये चीज है, ये तो हेवन और अर्थ की विजन है। तो जो डिस्पल्स होते हैं कई वो नीचे झुक के प्रे करने लग पड़ते हैं। वो अटैनिंग बोलता है कि तुम वर्शिप क्यों कर रहे हो, ये कोई भगवान नहीं है, ये पक्का बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसने जो अपनी एनर्जी है वो स्काई में भेजी है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जो फेस होता है वो आसमान में वो चिल्लाता है और बोलता है कि बाहर निकलो शी जिंगचियान, जो कि वेल पैट्रियार्च को बोल रहा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि पैट्रियार्च को क्यों आवाजें डाल रहा है, वो फेस बार बार चिल्ला रहा होता है कि बाहर निकलो शी जिंगचियान। लू यान कहाँ पे है, वो तो प्यूगेटरी माउंटेन में कल्टीवेट नहीं कर रही है, तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो, मैं उसे फाइंड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ माउंटेन में इन दिनों में। पैट्रियार्च उसके प्रेशर से थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं, वो बोल नहीं पा रहा होता है। लू ज़ेंग को बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है उस फेस की तरफ देख के। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। लू ज़ेंग को बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है उस फेस की तरफ देख के। लू यान डर जाती है और लू ज़ेंग के हाथ को पकड़ लेती है। लू ज़ेंग सोच रहा था क्या ये स्ट्रेंथ है ओवरलोड की, जो कि मिडिल डोमेन का किंग है और सबसे पावरफुल बंदा है। मैं ये सोचता हूँ कि पैट्रियार्च ने क्या बात की थी इससे। पैट्रियार्च उड़ के बिल्कुल वहाँ पे पहुंच जाता है उसके फेस के सामने और वो बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक मंथ है लू यान को मेरे पास भेजने के लिए। मेरे पास एक तरीका है, मैं उसको गोल्डलैंड स्टेट में पहुंचा सकता हूँ और उसका ब्रेक थ्रू करा सकता हूँ। जो डिस्पल्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, वो बोल रहे होते हैं कि लू यान बड़ा ज्यादा लकी है कि उसे इतनी ज्यादा अच्छी हेल्प मिल रही है। तो दूसरे डिस्पल बोल रहे होता है क्योंकि जो मोस्ट पीपल है वो सपने देख सकते हैं गोल्डलैंड स्टेट में पहुंचने का। तो तीसरे डिस्पल बोलता है हाँ ये जो दो जीनियस है लू फैमिली के बड़ा ज्यादा लकी है। लू यान लू ज़ेंग को हक करके रो रही होती है और बोल रही होती है भाई। लू ज़ेंग बोल रहे होते कि लू यान तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। लू ज़ेंग फिर फेस की तरफ देखता है, वो फेस बोल रहा होता है कि अगर लू यान एक मंथ के अंडर नहीं आई मेरे पास तो मैं इस क्यूंगिन सेक्ट को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। वो फेस फिर लू ज़ेंग और लू यान की तरफ देख रहा होता है और उसे लू ज़ेंग का फेस दिखा देता है। लू ज़ेंग भी उसे घूर रहा होता है। वो फेस सोच रहा होता है कि अभी बच्चा कौन है,
पर वो ओवरलोड इतनी ज्यादा चिंता नहीं करता इस मामले में और वहाँ से गायब हो जाता है और मौसम फिर से साफ हो जाता है। लुयान डर के बोल रही होती कि भाई अब मैं क्या करूँ, मैंने चाहती हूँ उसके साथ जाना। लुजेंग बोल रहे होते कि यान तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। अगर तुम गोल्डलैंड स्टेट में नहीं पहुंच पाओगी तो वेट करना है, तब तक मैं उसे मार नहीं दूं। लुयान बोलते कि मार दोगे तुम उसे। लुजेंग बोलते कि क्या तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करती हो? जब तुम प्यूगेटरी माउंटेन में थी तुमने बिलीव किया था कि मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ इतनी दूर? तुमने कभी ये भी सोचा था कि मैं तुम्हें प्यूगेटरी माउंटेन से बाहर निकाल सकता हूँ? लुजेंग और लुयान एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। लुयान बोलती कि नहीं, तो लुजेंग बोलता यान मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे जरा भी ट्रस्ट नहीं करती हो। लुजेंग बोलता कि यान मेरी आंखों में देखो, मैं अपने मार्शल आर्ट की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं उसे पक्का ही मार दूंगा। लुयान बोलती है कि भाई तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मार्शल आर्ट्स की कसम खाने की, मैं तुम पे बिलीव करती हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि अगर कोई मार्शल आर्ट की कसम खा ले तो फिर वो बंदा कभी भी ब्रेक थ्रू कर पाता है, वो उसी स्टेट में रह जाता है। लुजेंग वही साइन बनाता है अपने हैंड से जो वो बचपन में बनाता था और लुयान खुश हो जाती है। जो पैट्रियाच होता है वो क्लैप कर रहा होता है, बोलता है ये बड़ा ज्यादा अच्छा है, ऐसे होने चाहिए क्यूंगिन सेक्ट के डिसिपल्स, तुम बड़े ज्यादा ब्रेव हो। लुजेंग बोलता है पैट्रियाच बोलता है कि तुमने उसे सुन लिया ना क्या बोला उसने, वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझसे, इसलिए मैं उसे डिसओबे नहीं कर सकता। मैं यही होप करता हूँ कि तुम मुझे ब्लेम ना करो क्योंकि मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया लुयान को। लुजेंग बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकता हूँ इस छोटी सी चीज के लिए। फिर पैट्रियाच बोलता है कि मैं फिर भी तुम्हें रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि बड़े ज्यादा पीपल है पावरफुल उसकी तरह मिडिल डोमेन में, पर उसको वो मार नहीं पाए हैं। लुजेंग सोच रहा होता है कि मुझे पावरफुल बनना है किसी भी कीमत में। लुजेंग बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये करके दिखाऊंगा। पैट्रियाच स्माइल करता है और सोच रहा होता है कि ये बच्चा बड़ा ज्यादा अच्छा है, तुम ही हमारे क्यूंगिन सेक्ट के प्राइड बनोगे। प्यूगेटरी माउंटेन में लुयान द्वारा पहुंच जाती है, वहाँ पे बैठी होती है, वो खुश होती है बिकॉज लुजेंग भी वहाँ पे होता है और कल्टिवेट कर रहा होता है। उसने अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को आसपास सर्कल में खड़ा किया होता है और वो बीच में बैठा होता है और उससे पर्पल की निकल रही होती है। लुजेंग बोलता है कि ये भी इनफ नहीं है। लुयान बोलती है ये हमेशा ऐसे ही होता था, तुम्हें मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करना अच्छा लगता था और मैं तुम्हारी इस प्रैक्टिस को देखती थी। लुजेंग बोलता है कि तुम मेरे से ज्यादा अच्छी हो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लुयान बोलती है कि मेरा जो रेलम है वो इम्प्रूव नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी की को कब से रोक रही हूँ, मुझे ये भी डर है कि मैं तुम्हारे जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ अभी। फिर लुजेंग उसे हाथ से खींचता और बोलते कि लुयान चलो हम प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बताओ कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर लुयान भी अपनी की को रिलीज करती है, वेल उसकी पर्पल कलर की होती है। फिर लुजेंग भी अपनी की को यूज करता है और उसकी रेड कलर की होती है। वो बोलता है कि चलो फाइट करते हैं। लुजेंग अपने क्रिस्टल की पावर को यूज करता है। लुयान अपनी की को रिलीज कर रही होती है पूरी तरह से आसमान में। फिर लुजेंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक लग पड़ा होता है लुयान की तरफ। लुयान सोच रही होती है कि बेसिक स्वॉर्ड आर्ट कितने ज्यादा अमेजिंग है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती और वैसे बुत बन के खड़ी हो जाती है। लुजेंग की स्वॉर्ड बिल्कुल ही उसके गले के पास आ जाती है, पर लुजेंग अटैक नहीं करता है और लुयान भी उसे गले लगा देती है। लुयान बोलती है मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हें बचपन से प्रैक्टिस करते हुए देखा है, तो मैं भूल गई तुम्हारा अटैक को डोज करना। लुजेंग कुछ नहीं बोलता और सोच रहा होता है कि मुझे ये ट्रायल रोड को पास करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। एक मंथ बाद का सीखा था लुजेंग ट्रेनिंग कर रहा होता है और बोलता है लुयान को कि चलो साथ में ट्रेनिंग करते हैं। लुजेंग लुयान की तरफ अटैक करता है पर लुयान उसका काउंटर कुछ नहीं करती है। लुयान बोल रही होती है कि मैं बचपन से तुम्हें प्रैक्टिस करती देख रही हूँ, इसलिए मैं रिएक्ट नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो। फिर लुजेंग बोलता है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा और इसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 57 की स्टार्टिंग होती है। फिर हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे पैट्रियाच बोल रहा होता है कि तुम तीन जो वो क्यूंगिन सेक्ट से चूज किए गए हो। ऐसे तो क्यूंगिन सेक्ट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है ईस्टर्न डोमेन में, पर हम भी सिर्फ 3 ही लोगों को भेज सकते हैं इस रोड ऑफ ट्रायर में, और इससे भी कम डिस्पर्स दूसरे सेक्ट वाले भेजेंगे। तो इसीलिए जो तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी वो रिलेटेड होगी हमारे क्यूंगिन सेक्ट के स्टेटस से। तो तुम्हें हमारा नाम ऊंचा करना है, तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा इसमें। तो वो टेनमिंग लुजेंग और पीटियानिया बोल रहा होता है कि ठीक है। लुयान बाकी जो एल्डर्स होती है उनके साथ खड़ी होती है और देख रही होती है लुजेंग की तरफ। वो सोच रही होती है कि 10 साल बाद हम मिले और मुझे नहीं पता कि अब हम कब मिलेंगे इस सेपरेशन के बाद। फिर लुजेंग लुयान की तरफ देखता है और वही साइन बनाता है अपने हाथ से। वेल उसका मीनिंग ये होता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा हमेशा, मेरा इंतजार करना। लुयान हंसती है। फिर पैट्रियाच बोलता है चलो चलते हैं। फिर वो चलने पड़ते हैं। फिर लुजेंग ध्यान से देखते तो वहाँ पे एक पहाड़ के पास आके खड़े हो जाते हैं। वो जैसे पैट्रियाच कुछ उस पहाड़ पे जो होता है एक सर्कल उसको घुमाता है तो एक केव ओपन हो जाती है। वो टेनमिंग बोल रहा होता है कि ये स्ट्रेंज सर्कुलर स्पेस है क्या। फिर वो अंदर चल जाते हैं और पीटियानिया बोल रहा होता है कि ये है रोड ऑफ ट्रायर। वो जैसे एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस होता है और बीच में कुछ बना होता है। लुजेंग बोल रहा होता है कि इसमें तो बड़े ज्यादा रूइंस है। तो वो टेनमिंग बोल रहा था हाँ पर हम इसे अभी रीड नहीं कर सकते हैं। फिर लुजेंग उस प्लेटफॉर्म पे एक साइड पे इशारा करता है और बोलता है कि इस साइड पे देखो प्लेटफॉर्म की, वहाँ पे एक स्टोन होता लगा हुआ। वो टेनमिंग बोल रहा था कि किस तरह का स्टोन है, इसमें तो इतनी ज्यादा प्योर जेन्युइन एनर्जी है। पीटियानिया बोलते कि ये जो जेन्युइन एनर्जी है स्टोन की ये बेस्ट जेन्युइन एनर्जी है। वो टेनमिंग बोलता है कि ये जो 6 प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे ये 6 मिलियन स्क्वायर क्रिस्टल्स के बराबर है। पैट्रियाच बोलता हाँ ऐसे मैंने 2 मिलियन स्क्वायर क्रिस्टल्स रखे थे लुयान को रिलीज करने के लिए, वो बराबर है एक पर्सन का क्यूंगिन रोड में जाने के लिए। लुजेंग बोलता है क्या ये स्टोन्स मैजिकल सर्कल को स्टार्ट करने के लिए हैं? तो पैट्रियाच हंसता और बोलता है कि मैजिक सर्कल नहीं है, ये एक ट्रांसमिशन सर्कल है जो कि हमें डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देगा क्यूंगिन रोड पे जो कि 1 लाख किलोमीटर दूर है। तो वो तीनों साथ में बोलते हैं कि ट्रांसमिशन सर्कल। तो पैट्रियाच बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जेन्युइन एनर्जी रिक्वायर होती है ट्रांसमिशन के लिए और ये पाई नहीं जाती इतनी ज्यादा ईस्टर्न प्रोविंसेस में। पहले टेलीपोर्टेशन की बात करें एक तरह से, और ऊपर से बात ये है कि जो ट्रांसमिशन सर्कल होते हैं वो बड़े ज्यादा कॉमन है मिडिल डोमेन में, तुम वहाँ पे बड़े ज्यादा देख पाओगे। चलो अब चलते हैं, टाइम हो गया है, सभी जल्दी यहाँ से आ जाओ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। पैट्रियाच बोलता है कि तुम्हें आदत नहीं है इससे पास होने की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम ध्यान दो अभी और ख्याल रखना अपना। फिर पैट्रियाच अपनी एनर्जी को उस क्रिस्टल पे भेजता है और वो क्रिस्टल शाइन करने लग पड़ता है। वो पूरा प्लेटफॉर्म जो होता है वो एनर्जी से कवर हो जाता है और सभी को कवर
कर रहा होता है लूजेंग को भी। पैट्रियाच बोल रहा होता है ये जो जेन्युइन एनर्जी है ये ट्रांसमिशन सर्कल को चलाने के लिए यूज होती है, तुम्हारी ताकत है वो भी एनहेंस हो जाएगी अगर तुम इसे एब्जॉर्ब करोगे। पर तुम किंगिन रोड को जाना चाहते हो कि यहाँ पे बैठ के एब्जॉर्ब ही करना चाहते हो इस एनर्जी को। वेल वो लूजेंग को बोल रहा होता है क्योंकि वो वही कर रहा होता है। लूजेंग एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है और हंसने लग पड़ता है। तो हुआ टैनमिंग और पीटियानिया भी सोच रहे होते कि एक्चुअली हम यही करना चाहते थे। फिर वो एक पोर्टल के थ्रू पास कर रहे होते हैं। लूजेंग देख रहा होता है ऊपर की तरफ और बोल रहा होता है क्या ये पैसेज है स्पेस का। वो उस टनल से मूव कर रहे होते। फिर 1 घंटे बाद का सीन दिखाई देता है, वो फिर भी टनल से मूव कर रहे होते हैं। हुआ टैनमिंग बोल रहा होता है वो आगे क्या है। तो पैट्रियाच भी थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि मेरे पीछे आ जाओ, आगे स्पेस स्टॉर्म है। फिर पैट्रियाच अपनी एनर्जी को उस पोर्टल में भेजता है और उस स्पेस स्टॉर्म को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वेल एक्चुअली स्पेस टनल में एक छेद हो गया होता है। तो फिर हमें प्लेटफॉर्म ऑफ रोड ऑफ ट्रायर दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ डिस्पल्स होते हैं। वहाँ पे डिफरेंट सेक्ट के बंदे आए होते हैं। पहले हमें कायुन सेक्ट दिखाई देता है जहाँ पे सभी फीमेल डिस्पल्स दिखाई दे रही होती है। वाह भाई जन्नत। फिर हमें जियांगिन सेक्ट दिखाई देता है, वहाँ पे सभी लड़के ही हैं। भाई इतने ज्यादा नहीं, 3 ही बोला था, चलो कुछ नहीं। तो एक इंसान बोल रहा होता है कि नॉर्मल है कि क्लाउड टेम्पल के जो डिस्पल्स है वो लेट है, पर क्योंकिन सेक्ट के बंदे इतने ज्यादा लेट कैसे हो गए हैं। फिर क्लाउड टेम्पल के भी आ जाते हैं वहाँ पे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लाउड टेम्पल टॉप का है सेक्ट कोई। वहाँ पे हमें एल्डर ऑफ क्लाउड टेम्पल दिखाई देता है जिसका नाम होता है फीहान। फीहान बोल रहा था कि क्योंकिन सेक्ट के पीपल अभी नहीं आए हैं क्या वो एक स्पेस स्टॉर्म में फंस गए हैं। तो लुयुन सेक्ट का वी यून लाओ बोल रहा होता है, जो कि लुयुन सेक्ट का पैट्रियाच होता है, वो बोल रहा था कि पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो शी चिंगचियान है वो बड़ा ज्यादा अनलकी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो इस बार किसको लेके आएगा। फीहान बोल रहा होता है कि 100 साल हो गए हैं क्योंकि सेक्ट का कोई भी डिस्पल अभी तक टॉप 10 में नहीं आया रोड ऑफ ट्रायर में। तो मास्टर ऑफ कायुन सेक्ट होती है ग्रैंड मालोंग, वो बोल रही होती है कि हाँ जो डिस्पल्स है क्लाउड टेम्पल के वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे जो सबसे पावरफुल डिस्पल है कायुन सेक्ट के 8th और 9th रैंक पे ही रह पाते हैं। मैं यही होप करती हूँ कि जो किंगन सेक्ट है ये इस बार कुछ प्रोग्रेस को क्रिएट करे। फिर हमें दिखाई देता है स्पेस पोर्टल का सीन जहाँ पे पैट्रियाच ने अपनी एनर्जी से एक शील्ड टाइप क्रिएट की होती है। पैट्रियाच बोल रहा था कि तुम लोग मेरे पीछे रहना, हमें किसी भी कीमत पे स्पेस स्टॉर्म को सर्वाइव करना पड़ेगा। वो तीनों हुआ टैनमिंग और पीटियानिया टेंशन में होते हैं, पर लूजेंग यहाँ स्पेस स्टॉर्म की तरफ देख रहा होता है। पीटियानिया बोल रहा था कि लूजेंग तुम कहाँ पे देख रहे हो। फिर लूजेंग को स्पेस स्टॉर्म में एक थ्रेड टाइप दिखाई देती है। लूजेंग उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा होता है। फिर वो जो थ्रेड होती है वो लूजेंग की आंखों में चल जाती है और लूजेंग की आंखें जो होती है वो ब्लू कलर से चमकने लग पड़ती है। पीटियानिया बोल रहा था कि क्या चल रहा है यहाँ पे। वो टैनमिंग भी बोल रहा था लूजेंग क्या तुम ठीक हो। लूजेंग बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्पेस स्टॉर्म को समझ पा रहा हूँ और इसके रूल्स जो है और इसकी अरेंजमेंट है इसको समझ पा रहा हूँ। पैट्रियाच भी हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है क्या ये स्पेस स्टॉर्म के रूल्स को भी कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है। तो फिर हमें ग्रीन ड्रैगन दिखाई देता है, वो अपनी आंखें खोल लेता है और जाग जाता है। वो बोल रहा था कि ब्रदर ये जो पर्सन है बड़ा ज्यादा जीनियस है, तुम अब जाग सकते हो। फिर ग्रीन ड्रैगन को कोई रिप्लाई नहीं आता। वो बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी भाई को अवेक नहीं कर सकता हूँ। चलो अब वेट ही कर सकते हो और क्या कर सकते हैं। लूजेंग मुझे पता है कि रोड ऑफ ट्रायर में अपनी पावर को इंक्रीज कर पाएगा। आगे फिर सभी को लाइट दिखाई देती है। पैट्रियाच बोलता है कि रेडी हो जाओ हम पहुंच गए हैं। फिर वो उस लाइट में एंटर हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं उस पोर्टल के और एरेना पे खड़े होते हैं। पैट्रियाच बोलता है कि हम पहुंच गए हैं। लूजेंग देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो बड़े ज्यादा लोग हैं। जो मास्टर ऑफ लुयुन सेक्ट होता है वो गोल्डलैंड स्टेट में होता है और उसका नाम वी यूलोंग होता है। वो बोल रहे होते हैं हम अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। तो जो यूलोंग के साथ एक एल्डर होता है वो बोल रहा होता है कि हम कब से पहुंचे थे यहाँ पे और ऊपर से तुम्हारे इतने ज्यादा कम है इस बार डिस्पल और ऊपर से तुम्हारा लेवल 6। पैट्रियाच बोलता है कि हमारे पीपल कम होते हैं पर ये टॉप 3 है मेरे सेक्ट में, ये अपना बेस्ट देंगे इस कंपटीशन में। तो यूलोंग बोलता है कि सिर्फ 3 डिस्पल्स वो भी सेलेस्टियल रेलम में और इस आखिरी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि स्काई रेलम 3rd स्टेज पे है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो हंसने लग पड़ते हैं और बोल रहे होते हैं कि 2nd लेवल का एक किंगन सेक्ट और ऊपर से उन्होंने स्काई रेलम का 3rd लेयर का बच्चा भेजा है। वो बोल रहे थे कि हमें ऐसा भी लगता है कि जो वॉरियर है ईस्ट के वो सिर्फ सेलेस्टियल रेलम में पहुंच सकते हैं। यूलोंग बोलता है कि तुम्हारे डिस्पल्स भी तुम्हारी तरह कम टैलेंटेड है, तुम्हें क्या लगता है शी जिनचियान। ये सुन के हुआ टैनमिंग गुस्से से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है पर पैट्रियाच उसे रोक लेता है। पैट्रियाच बोल रहा होता है कि तुम्हें हमें इतना नीचे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो वॉरियर है स्काई रेलम के 3rd स्टेज का ये हमारे किंगन सेक्ट में 1st स्टेज का था और इसने अभी स्पेस रूल्स को भी कॉम्प्रिहेंड कर लिया है जब हम स्पेस स्टॉर्म में थे उस स्पेस टनल के अंदर। यूलोंग बोल रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता तुम्हारी बकवास में, स्पेस रूल्स की बात कर रहे हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो, क्या मजाक है। पैट्रियाच बोलता है कि ये मैटर नहीं करता लूजेंग, तुमने जो भी रूल्स लर्न किए हैं स्टॉर्म्स के अंदर वो किसी भी नॉर्मल आदमी को चक्कर दिला सकते हैं। लूजेंग बोलता है अच्छा मैं समझता हूँ। लूजेंग बोलता है तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते हो तो वेट करो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो तो एक लुयुन सेक्ट का डिस्पल होता है ये की जो कि लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत ऐसी बकवास करने की और अपनी स्वॉर्ड को लूजेंग की तरफ भेज देता है। पर तभी उसकी स्वॉर्ड को कोई रोक लेता है। वेल वो हुआ टैनमिंग और उसने वो स्वॉर्ड रोक ली होती है। हुआ टैनमिंग बोल रहा था कि तुम डिजर्व नहीं करते हो लूजेंग से फाइट करना, तुम्हें पहले मुझसे फाइट करनी होगी। तो बाकी डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि ये बड़ा ज्यादा एरोगेंट है, क्यों इसको मारो जाके। तो क्वी होता है वो बोल रहा था जो मैंने फ्लाइंग स्वॉर्ड तुम्हारी तरफ भेजी थी वो सिर्फ गिफ्ट था हमारी फर्स्ट मीटिंग के लिए। फिर वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड को निकालता है और बोलता है कि ये जो मिडिल लेवल स्वॉर्ड है ये मेरी ट्रू स्वॉर्ड और इसका नाम डाचिंग स्वॉर्ड है। वो हुआ टैनमिंग की तरफ अटैक कर देता है पर हुआ टैनमिंग उसे रोक लेता है। वो हुआ टैनमिंग की तरफ स्लैश कर रहा होता है। हुआ टैनमिंग सोच रहा होता है कि अपनी डांसिंग स्वॉर्ड को ऐसे कैसे शो ऑफ
ऑफ कर सकता है। वो सोच रहा होता है कि डांसिंग स्वॉर्ड तो बेकार होती है, पर ये इतनी ज्यादा बकवास कर रहे हैं अपनी डांसिंग स्वॉर्ड के लिए, वो भी क्लाउड हॉल के बंदे ऐसे हैं। फिर हुआ टाइमिंग अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ता है और बोलता है कि मेरे पास इससे बेटर स्वॉर्ड है। फिर हुआ टाइमिंग की तरफ अटैक कर देता है ब्लड लाइटनिंग स्वॉर्ड, और जो की होता है वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। वो सोच रहा होता है कि मुझे अपनी यूनिक स्किल को यूज करना पड़ेगा जो कि वाटर स्वॉर्ड टेक्निक है। वो हुआ टाइमिंग की तरफ अपनी वाटर स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है और हुआ टाइमिंग उसे अपने थंडर से अटैक कर रहा होता है। फिर हुआ टाइमिंग अपनी हेवन स्वॉर्ड को यूज करता है। क्वी सोच रहा होता है कि नहीं, ये तो कंप्लीट स्वॉर्ड आर्ट को जानता है। फिर हुआ टाइमिंग और उसकी स्वॉर्ड का क्लैश होता है और नीचे गिर जाता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि पर्सन सिर्फ 3rd रैंक पे था उनके पीक कंपटीशन में और ये कंप्लीट स्वॉर्ड आर्ट को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, और ऊपर से ये सिर्फ स्काई रेलम में, ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। और मुझे तो अब ऐसा भी लग रहा है कि इसका मतलब जो नंबर 1 डिस्पल है इनका वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो की नीचे गिरा होता है और वो बोल रहे थे कि मैं हारा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी जो स्वॉर्ड है वो कंप्लीट नहीं है और उसके पास डिवाइन थंडर नहीं है। तुमने ये कैसे किया? तो हुआ टाइमिंग बोलता है जब मैंने अपनी स्वॉर्ड को कंप्लीट किया था, कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंड किया था, तो मैं स्वॉर्ड वॉशिंग पूल में गया था और वहाँ पे मैंने अपनी स्वॉर्ड को थंडर और लाइटनिंग से मर्ज किया और अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड को क्रिएट किया। तो कोई बोल रहा था कि तुम बड़े ज्यादा लकी हो, जो स्वॉर्ड पूल है वो एक होली लैंड है स्वॉर्डमैनशिप के लिए। फिर वो टाइमिंग वहाँ से मुड़ जाता है और चल पड़ता है। पैट्रियस बोलता है बहुत अच्छा। पैट्रियस बोलता है मास्टर भी अब तुमने देख लिया ना कि हम क्या कर सकते हैं। यून लोग बोल रहा होता है हाँ। फिर हमें क्लाउड टेम्पल का एल्डर दिखाई देता है, चैप्टर में देखा था। वो टाइमिंग उस डिस्पल को हरा देता है अपनी थंडर स्वॉर्ड को यूज कर और उसे बताता है कि मैं स्वॉर्ड वॉशिंग पूल पे गया था। वो डिस्पल बोलता है कि तुम बड़े ज्यादा लकी हो। तो वहाँ पे क्लाउड होल का एल्डर आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 58 की स्टार्टिंग होती है। एल्डर फीहान जो होता है क्लाउड होल का एल्डर, वो बोल रहा होता है कि छोटी सी फाइट थी, अब लड़ना बंद करो। फिर वो अपनी एनर्जी को आसमान की तरफ भेजता है और उस एनर्जी से एक गेट टाइप अपीयर हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि सभी डिस्पल प्लीज शांत रहो, अब यहाँ से ट्रिनियल कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। वो बोल रहा होता है कि नेक्स्ट अब सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, जो हार्डशिप और डेंजर्स होते हैं इस रोड में वो तुम्हारे मास्टर्स ने तुम्हें एक्सप्लेन किया होगा। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोलते हैं हाँ। वो बोल रहा होता है कि सभी 1 मिनट रुको, मुझे इस रोड ऑफ ट्रायल को स्टार्ट करने दो। फिर वो अपनी जूमी रिंग से बड़े ज्यादा क्रिस्टल्स को बाहर निकाल देता है और उन होल्स में डालने लग पड़ता है। लूजंग सोच रहा होता है तो बेस्ट जेन्युइन एनर्जी वाले स्टोन है, जो कि 6 स्टोन यूज हुए थे ट्रांसमिशन सर्कल को स्टार्ट करने के लिए और वो भी बड़े ज्यादा महंगे थे। हुआ टाइमिंग भी सोच रहा होता है यहाँ पे टोटल 200 होल्स हैं इस डोर पे, इसका मतलब जो इसमें क्रिस्टल डाले जाएंगे वो 400 मिलियन स्क्वायर क्रिस्टल्स के बराबर है। जो क्लाउड होल टेम्पल है वो बड़ा ज्यादा रिच है। फिर वो गेट ओपन होने लग पड़ता है। तो लूजंग बोल रहा होता है अच्छा ये है रोड ऑफ ट्रायर। फिर जैसे वो गेट ओपन होता है तो वेल वैसे ही होता है, बिल्कुल एक नेक्स्ट डायमेंशन टाइप ही दिखती है सभी को और एक स्पेस गेट टाइप होता है। वो जैसे वो उसमें एंटर करते हैं तो वो एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पीटिया ने बोल रहा होता है कि ये जो रोड ऑफ ट्रायर है ये तो अलग ही दुनिया लग रही है। लूजंग बोल रहा था हाँ मैंने सुना था कि एक बड़ा ज्यादा प्रीशियस प्लेस है जो कि एक बड़े ज्यादा एंशिएंट सेक्ट ने छोड़ा है और इसमें बड़े ज्यादा मिस्ट्रीज है। फिर लूजंग कंटिन्यू करता है और बोलता है कि ये जो क्लाउड टेम्पल है ये इस कंपटीशन को यूज करता है ताकि वो अपने डिस्पल्स को एग्जामिन कर सके और सेकंड लेवल सेक्ट्स को भी एग्जामिन कर सके जो कि उसके अंडर कंट्रोल में होता है। सो गाइस से हमें पता लगता है कि जो क्यूंगन सेक्ट है वो क्लाउड होल के अंडर होता है। जो क्लाउड होल है वो सबसे बड़ा है, मतलब फर्स्ट लेवल सेक्ट होगा जिसके अंडर ये सेकंड लेवल सेक्ट आते हैं। हुआ टाइमिंग और वो वहाँ से चल पड़ते हैं और हुआ टाइमिंग बोल रहा होता है कि अब तो मुझे बड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, चलो चलते हैं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा इस रोड के एंड पे। फिर हुआ टाइमिंग वहाँ से चला जाता है। पीटीआर भी बोल रहा होता है कि मैं भी यहाँ से अपनी लीव करता हूँ, लूजंग तुम अपना ध्यान रखना। फिर लूजंग बोलता है ठीक है। वो सभी वहाँ से चल जाते हैं और लूजंग एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे कुछ अलग ही इल्यूजन टाइप होती है और एक दीवार टाइप होती है लूजंग के सामने। लूजंग उसके सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है कि अब ये क्या चीज है। तो जो डिस्पल्स होते हैं जो अंदर क्या कर रहे होते हैं वो सभी एक स्क्रीन पे दिखाई देता है बाकियों को भी। तो लूजंग सभी को दिखाई दे रहा होता है। यून सेक्ट का पैट्रियार्च यून लोग हंस रहा होता है। यून लोग बोल रहा होता है कि शी तुम्हारा जो डिस्पल था जोशुआ नाम से क्यूंगन सेक्ट का, वो पिछली बार तो रोड ऑफ ट्रायर में सो गया था 3 साल पहले, क्या इस बार भी ऐसा कोई होगा? पैट्रियार्च गुस्से से बोलता है कि चुप रहो। क्लाउड होल का एल्डर होता है वो बोल रहा था कि अब ठीक है बस करो और बहस ने बंद करो। शी तुम्हारे जो डिस्पल्स इस टाइम मुझे पता बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट करेंगे। और मैंने ये भी सुना कि तुम्हारा एक डिसिपल है जिसने पूरी तरह से स्वॉर्ड को कॉम्प्लीहेंड किया है, वो सिर्फ 3rd ही प्लेस पे क्यूंगन सेक्ट में, तो फर्स्ट प्लेस पे कौन है? तो पैट्रियार्च उसे ग्रीट करके बोलता है कि जो डिस्पल है जो उस अभी मिरर पे दिखाई दे रहा है वो तो ऐसे स्काई रेलम की 3rd लेयर पे ही है, पर वो रैंक 1st पे ही है और ऊपर से इसने कंप्लीट स्वॉर्ड को भी कॉम्प्रीहेंड किया है और साथ में ऊपर से किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन में भी गया था। वेल पहले इसे स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन भी बोलते थे। तो जो एल्डर होता है फीहान वो बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा लकी है कि ये किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन में गया था। ग्रैंडमा लोंग बोलते हैं कि इतना भी कुछ खास नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा लकी है। फीहान पीछे मुड़ के बोलते हैं कि ग्रैंडमा लोंग क्या? तो पैट्रियार्च बोलता है कि ठीक है अगर तुम बिलीव नहीं करते तो चलो इसे देखते रहो, तुम्हें लग जाएगा पता। फिर वो दोबारा स्क्रीन की तरफ देखने लग पड़ते हैं जहाँ पे उन्हें लूजंग दिखाई देता है। लूजंग उसे टच कर रहा होता है जो कि उसके सामने होता है और वो बोल रहा होता है कि तो मूव कर रहा है। फिर वो फिर से डिसअपीयर हो जाता है उसके सामने से। लूजंग हंसते हुए बोलते हैं कि अच्छा मैं समझता हूँ इसको, ये जो डांस लाइन है ये स्पेस के क्रैक्स है, मैं इनको यूज कर सकता हूँ अपने स्पेस मूवमेंट जिनकी वजह से मैं बड़ी जल्दी मूव कर सकता हूँ। पैट्रियार्च बोलते है ग्रैंडमा लोंग अब तुम मेरा बिलीव करते हो कि नहीं? ग्रैंडमा गुस्से से बोलती है हाँ। फीहान बोल रहा होता है कि ये बंदा बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। वो बोलता है कि शी अगर ये टॉप 5 में आ जाएगा इस ट्रायल में तो मैं कंसिडर करूंगा इसको टियानजुन पील देने के लिए और ऊपर से मैं तुम्हारी रिकमेंडेशन भी दूंगा। वेल पता नहीं शायद किसी सेक्ट की रिकमेंडेशन को देने के लिए बोल रहे हैं क्या। तो बाकी पैट्रियार्च होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसे कैसे दे सकते हो इसे। यून लोंग जो होता है वो बड़ा ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और ग्रैंडमा लोंग भी बोलते हैं कि जो रिजल्ट है अभी अननोन है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कुछ। बाकी डिस्पल्स और लूजंग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे लूजंग को एक रास्ता दिखाई देता है। लूजंग बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे ये जो ट्रायल है इसमें बड़ा ज्यादा डिफरेंट रोड्स हैं और जो कि सेम नहीं है। फिर लूजंग वहाँ पे
खड़ा होता है जहाँ पे एक ही रोड के बड़े ज्यादा फिर पार्ट हो जाते हैं। फिर लूजेंग एक रोड के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं इस माउंटेन वाले रोड को चूज करता हूँ जो कि मेरे सामने है। लूजेंग जैसे वहाँ पे एंटर करता था वहाँ पे बड़ी ज्यादा धुंध छा जाती है। वो बोल रहा था कि यहाँ पे इतना ज्यादा फोगी क्यों हो गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लूजेंग चल रहा होता है और रुक जाता है और वो बोल रहा था ये क्या हो रहा है। फिर एकदम से हमें दिखा देता है कि उसके पीछे से एक वाइन उसे पकड़ने लगी होती है और उसे पूरी तरह से जकड़ लेती है। लूजेंग पीछे देखता है तो उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिसका मुंह भी होता है और वो लूजेंग को खाने लगा होता है। लूजेंग अपना कंप्लीट स्वॉर्ड इंटेंट को यूज करता है और उसे कट कर देता है। वो पेड़ चलाता है और लूजेंग की तरफ अपनी वाइन्स को द्वारा भेज रहा होता है। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड से उन सभी को कट कर देता है। जो पेड़ होता है वो जमीन से अपने आप को बाहर निकाल देता है। लूजेंग उसकी तरफ आ रहा होता है। जैसे लूजेंग उसके पास पहुंचता है तो वो भाग जाता है। लूजेंग सोच रहा था अब ये क्या चीज थी। लूजेंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि इस रोड पे बड़ी ज्यादा अजीब अजीब तरह की चीजें होंगी, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। फिर जैसे लूजेंग आगे आगे बढ़ता जाता है उसे ऐसे फ्लावर्स दिखाई देते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं, वाइन्स दिखाई देते हैं जो कि लूजेंग को पकड़ रही होते हैं पर लूजेंग उसे कट कर देता है। पत्ते होते हैं इंसानों को खाने वाले और उन सभी को लूजेंग पार करके एक जगह पे आ जाता है जो कि बिल्कुल खाली होती है। लूजेंग बोल रहा था कि चलो फाइनली मैं बाहर तो आ गया हूँ। फिर लूजेंग आगे बढ़ता रहता है और उसे लावा की एक सी दिखाई देती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मैं इससे आगे कैसे जाऊंगा। लूजेंग आगे की तरफ देख रहा होता है तभी उसे आवाज सुनाई देती है। वो बोल रही होती है कि हे ब्रो। लूजेंग बोलता है कौन अब ये। लूजेंग उसकी तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे डिस्पल्स दिखाई देते हैं जहाँ पे 2 मेल डिस्पल होते हैं 2 फीमेल डिस्पल्स होती हैं। वो मेल डिस्पल होते हैं वो बोल रहे थे कि यहाँ पे आ जाओ। लूजेंग बोलता है कौन मैं। तो वो डिस्पल बोलता है कि बकवास करना बंद करो और यहाँ पे आओ। तो वो लड़की बोल रही होती है कि ये बच्चा तो सिर्फ स्काईरिम 3rd लेयर में है और ये ऊपर से पागल सा लग रहा है मुझे। लूजेंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये घटिया टाइप के इंसान हर जगह पाए जाते हैं जो कि कुछ ज्यादा घमंडी होते हैं। फिर लूजेंग अपने आईज को क्लोज करता है और बोलते हैं कि भूल जाते हैं चलो मैं से जो ये रोड है इसकी बड़ी ज्यादा डिफिकल्टी आ गई और ऊपर से मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रबल में पड़ूं। फिर लूजेंग वहाँ पे पहुंच जाता है और बोलता है कि ब्रो तुम क्या चाहते हो, क्या करूं मैं। वो डिस्पल अपनी फिंगर को उस लावा की सी की तरफ करता है और बोलता है कि जब ये फायर थोड़ी सी कम हो जाएगी तो तुम पहले बंदे होगे, तुम्हें आगे जाना पड़ेगा। लूजेंग बोलता है अच्छा, और वो सोच रहा था कि फायर कम भी होती है। मैं हैरान हूँ कि मैं इसे क्रॉस कैसे करूंगा। तो जो वो फीमेल डिस्पल होती है वो बोल रही थी कि पांग तुम इतने ज्यादा क्रूएल होने की कोई जरूरत नहीं है, इसे डर लग जाएगा। वो डिस्पल हंसता और बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि मेरी बात को सुने। अगर मैं एल्डर बन जाऊंगा क्लाउड टेम्पल का तो मैं अबोलिश कर दूंगा इस रूल को कि एक जो इंसान होता है स्काईरिम की 3rd लेयर में वो एंटर कर सकता है रोड ऑफ ट्रायल को। मैं बैन कर दूंगा इन बच्चों को जो स्काईरिम के होते हैं। वो फीमेल डिस्पल लूजेंग की तरफ आती है और बोलती है कि तुम जरा भी केयर नहीं करते कि अभी पांग ने क्या बोला, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं हो रही है कि इसने अभी जो बकवास की है। लूजेंग जरा भी सुन नहीं रहा होता उसे। तो जो पांग होता है वो बोलता है कि ये फायर कम हो रही है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो लावा की सी होती है उसमें से बड़े बड़े स्टोन के पिलर्स बाहर आ रहे होते हैं। पांग लूजेंग को धक्का देता है और बोलता है कि जल्दी जाओ अब। लूजेंग पीछे गुस्से से देख रहा होता है फिर वहाँ से जाने लग पड़ता है। लूजेंग उस स्टोन पिलर्स पे कूद के जा रहा होता है तो पांग बोल रहा होता है कि ये बंदा तो कुछ ज्यादा फास्ट नहीं है, चलो हम भी चलते हैं। लूजेंग आगे आगे बढ़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे पक्का कुछ डेंजरस होगा इस लावा में, इसलिए उन्होंने मुझे आगे भेजा हुआ है। फिर लूजेंग सोचता है और वहाँ पे रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक फायर के डीमंस आ जाते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है तो फायर डीमंस है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बड़े ज्यादा फायर डीमंस आगे होते हैं, वो फायर के बने होते हैं। फिर लूजेंग अपने फैंटम्स को क्रिएट कर देता है अपनी एनर्जी से और उन्हें आगे भेज देता है। लूजेंग के फैंटम्स और स्काई फायर डेविल्स के बीच में कोलिजन होता है और एक्सप्लोजन होती है बहुत बड़ी। उसका फायदा उठा के लूजेंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लूजेंग आगे आगे कूद रहा होता है तो पांग होता है वो हंसते हुए बोल रहा होता है ये बड़ा ज्यादा अच्छा आइडिया था कि हमने इस बच्चे को आगे भेजा हुआ है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है हाँ ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी तरह पर इसने आसान बना दिया हमारे लिए। फिर लूजेंग आगे जाके रुक जाता है और वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है। जो सारे डिस्पल होते हैं लूजेंग होता है वो बड़े ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है। जो डिस्पल होते हैं वो बोल रहे होते कि ये तो एक रेड फायर स्नेक है। पांग बोल रहे होते कि हमारा लक बड़ा ज्यादा गंदा है, हमारे आगे ये घटिया सी चीज क्यों आ गई है। तो जो फीमेल डिस्पल होती है वो बोल रहे थे कि चलो इसको फाइट करते हैं साथ में, ये सांप है ये बड़ा ज्यादा खतरनाक है तो हमें साथ में डील करना पड़ेगा इससे। तो जो पांग होता है वो घटिया सी स्माइल देता है और बोलता है तुम सही हो। पर फिर वो हंसता है और बोलता है कि मैं इस बच्चे को आगे भेजना चाहता हूँ इस सांप से फाइट करने के लिए। पहले लूजेंग उस सांप के बिल्कुल पास में खड़ा होता है तो वो फीमेल डिस्पल बोलती है कि रुको तुम पागल हो क्या, ये एक सिर्फ स्काईरिम के 3rd लेयर में है, ये कैसे डील कर सकते हैं इस बड़ी सी चीज से अकेले। तो पांग बोलता है कि ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। पांग हंसता है और बोलता है कि ये ज्यादा अच्छा, जब मैं स्काईरिम 3rd लेयर में था तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसको मरने दो। वो स्काई फायर स्नेक लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा सिंपल नहीं है इसको हैंडल करना। वो लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है पर लूजेंग सोच रहा था कि मुझे कुछ भी करके इसको डील करना पड़ेगा। फिर लूजेंग अपने फिनिक्स क्रिस्टल को यूज करता है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और लूजेंग उसे बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। वो सांप लूजेंग की तरफ बार बार अटैक कर रहा होता है पर लूजेंग उसे डोज कर रहा होता है। तो जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, अगर ऐसे मूव करता रहेगा तो मुझे लगता है ब्रेक थ्रू कर जाएगा। तो जो पांग होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है, ये सांप है इसलिए धीरे मूव कर रहा है क्योंकि बड़ा ज्यादा बड़ा है वरना बड़ा ज्यादा फास्ट मूव करता है। मुझे लगता है कि इस बच्चे के पास पक्का कोई सीक्रेट मेथड होगा पर ये इनफ नहीं है, ये पक्का यहाँ पे मारा जाएगा। फिर वो सांप अपने आधे शरीर को बाहर निकाल देता है लावा से और लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग को काटने वाला होता है, वो बिल्कुल लूजेंग को अपने मुंह में डालने लगा होता है। फिर लूजेंग बोलता है कि यही टाइम है। फिर लूजेंग अपने क्रिस्टल की पूरी पावर को यूज करता है और बड़ी जल्दी वहाँ से मूव कर जाता है और वो सांप के ऊपर पहुंच जाता है और उसके हेड को यूज करके वहाँ से जंप कर जाता है और आगे की तरफ चल जाता है। जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि इतना ऊंचा कैसे जंप कर सकता है। वो सांप फिर से पानी में चल जाता है और फिर से बाहर निकल आता है। वो सांप यहाँ बात देख रहा होता है क्योंकि लूजेंग तो वहाँ से चला गया होता है। तो फिर वो सांप बाकी डिस्पल्स की तरफ देखता है और उनकी तरफ आने लग पड़ता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि सांप तो हमारी तरफ आ रहा है। तो एक लड़की अपना फ्रोजन आइस को यूज करती है, दूसरी
लड़की अपना नॉन ट्रेस विंड को यूज करती है और उस शाम की तरफ अटैक करने लगी होती है। लूजेंग मजे से आगे पहुंच गया होता है और सोच रहा होता है कि मैंने फाइनली चलो पीछे से तो छुड़ा लिया उस शाम से। वो पीछे देखता और सोच रहा होता है क्या वो ओके है क्या, ठीक है। वो लूजेंग पीछे देखता और सोच रहा होता है क्या ये बंदे ठीक है क्या। फिर लूजेंग आगे देखता और बोलता है शुक्र है, क्योंकि वहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा स्टोन का पिलर दिखाई देता है। लूजेंग आगे कूदते कूदते सोच रहा होता है कि बड़ा ज्यादा अच्छा प्लेस है रेस्ट करने के लिए। लूजेंग वहाँ पे पहुंच जाता है स्टोन पिलर पे, तो वहाँ पे डिस्पल्स होते हैं बाकी भी। तो एक डिस्पल नीचे गिरा होता है और वो बोल रहा था कि मुझे बड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है, तो बाकी डिस्पल्स भी ऐसे साइड साइड बैठे होते हैं। लूजेंग बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें सभी को। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि तुम ऐसे कैसे बच के आ गए यहाँ पे, उस सांप ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, और हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। लूजेंग उस फायर स्नेक से बच के एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तो वहाँ पे जो डिस्पल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा दर्द में होते हैं, और उनमें से एक डिस्पल बोलता है लूजेंग को कि तुम कैसे आ गए हो यहाँ पे, और तुम्हारे शरीर में तो एक भी चोट का निशान नहीं है। तो चैप्टर नंबर 59 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग बोलता है कि मैं यहाँ पे जंप करते करते आ गया हूँ। तो वो डिस्पल बोलता है कि ये बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, तुम सिर्फ स्काई रेलम 3rd लेयर में हो और तुम ऐसा कर सकते हो। फिर लूजेंग उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ पे वो डिस्पल्स होते हैं। वो सोच रहा होता है क्या इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट में एंगेज हो गए हैं क्या। फिर जो डिस्पल्स होते हैं वो आ रहे होते हैं लूजेंग की तरफ, और जो स्टोन के पिलर्स होते हैं वो डूबने स्टार्ट हो जाते हैं। लूजेंग बोलता है जल्दी करो, तो लावा ऊपर आने लग पड़ता है और एक लड़की के बिल्कुल ही ऊपर गिरने लग पड़ता है, और वो बच जाती है। लूजेंग बोलता है जल्दी करो। वो डिस्पल फंसे होते हैं उन स्टोन के पिलर्स के ऊपर, और वो बिल्कुल ही डूबने वाले होते हैं। तो वो एक मेल डिस्पल बोल रहा होता है कि ये ऐसे कैसे पहुंच गया है। तो वो डिस्पल बोलता है कि जल्दी चलो, लास्ट में हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। तो जो दूसरा डिस्पल होता है वो बोलता है कि ये बंदा हमसे पहले कैसे पहुंच गया। लूजेंग हाथ देख के उन फीमेल डिस्पल्स को ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। तो जो मेल डिस्पल होता है वो जल्दी से गुस्से से भाग के लूजेंग की तरफ आ रहा होता है, और लूजेंग भी हैरान हो जाता है और वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है, और उसकी वजह से लूजेंग को चोट लग जाती है। लूजेंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो डिस्पल बोलता है कि हमने तुम्हारी वजह से बड़ा कुछ सफर किया है, तुमने उस रेड फायर स्नेक को तंग किया था, अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा। लूजेंग बोलता है तुम थे वो जिन्होंने इग्नोर किया था डेंजर को, मैं अपनी पावर से एस्केप करके आया था उस स्नेक से, फिर जब मैं भाग आया तो स्नेक तुम्हारे पीछे पड़ गया, तो तुम इसमें मेरे को कैसे ब्लेम कर सकते हो। वो लूजेंग की जरा नहीं सुनता और लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो बोलता है कि जंगल का लो यही होता है, जो वॉरियर है इस वर्ल्ड में वो वीक के साथ जैसा मर्जी कर सकते हैं, तुम वीक हो तो तुम्हारे पास कोई वो नहीं है राइट बकवास करने का, तुम इस चीज के लिए कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमने तुम्हें पहले भेजा था। लूजेंग बोलता है मैं वीक हूँ। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है और उसे रोक देता है, और सोच रहा होता है कि चलो मैं दिखाई देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लूजेंग ने उसके स्पेयर को रोका होता है, वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज कर देता है, जो कि बड़ा ज्यादा खतरनाक तरीके से घूम रहा होता है उनके आसपास एक टोर्नेडो की तरह। तो वो डिस्पल बड़ा ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि क्या ये डांसिंग स्वॉर्ड को जानता है, ये तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है। वेल डांसिंग स्वॉर्ड मुझे लगता है कि स्वॉर्ड इंटेंट से थोड़ा सा नीचे होता है, परफेक्ट स्वॉर्ड से थोड़ा सा नीचे, जैसे कि वो डिस्पल था जो कि हुआ टाइमिंग से हार गया था। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि तुम दोनों रुको, क्यों फाइट कर रहे हो आपस में, जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ एक पिलर ने सपोर्ट किया हुआ है, इस प्लेटफॉर्म की एक साइड टूट रही है, हम गिर जाएंगे अगर हम ऐसे करते रहेंगे, तो अगर तुम ऐसे फाइट करते रहोगे तो ये टूट जाएगा। तो वो फीमेल डिस्पल बोल रही होती है कि पांग जो हमें वो एनिमीज नहीं है तो इसको जाने दो। तो दूसरी बोलती है हाँ। लूजेंग बोलता है कि ये दो लेडीज बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। तो पांग बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो फायर फिर से कम होने लग पड़ती है, और जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि देखो जो फायर है वो कम हो रही है, हमें जल्दी से दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए। फिर लूजेंग वहाँ से कूदना स्टार्ट कर देता है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तभी जो उस लावा में से कुछ बाहर निकल के आता है वो एक स्टिंगरे होती है फायर की। जो फीमेल डिस्पल होती है वो बोल रही होती है कि देखो ये क्या चीज है अब। तो डिस्पल बोलता है कि ये तो एक फायर बैट डेविल फिश है, हमें किसी भी कीमत पे इसको यहाँ पे मारना पड़ेगा। वहाँ पे फिर बड़ी ज्यादा डेविल फिशेज आ जाती हैं और डिस्पल्स की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती हैं। पांग बोल रहा होता है कि हे भगवान इतनी ज्यादा कहाँ से आ गई ये। फिर बोलता है कि जल्दी चलो मेरे पीछे। पांग उन डेविल फिश को काट रहा होता है और वो कट के नीचे गिर रही होती हैं। वो पीछे देखते तो लूजेंग उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है। वो बोल रहा होता है कि ओए क्या कर रहे हो तुम, पर वह उसने एक स्टिंगरे की पूंछ को काटा होता है। जो उस डेविल फिश की पूंछ होती है वो कांप रही होती है नीचे गिर के। पांग सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जो टेल है वो भी हर्ट कर सकती है मुझे, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो सभी डिस्पल्स आ रहे होते हैं और वो बंदा बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है बड़ा टेरिबल है, तो चलो हम सब मिलके इनको हराते हैं, अगर हम साथ में फाइट करेंगे तो हम डील कर सकते हैं इनसे। तो सब बोलते हैं ओके। तो वेल एक्चुअली वो डिस्पल पांग ने जो बंदा पांग होता है वो बोलता है लूजेंग को कि तुम बड़ा ज्यादा लकी हो। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड से स्टिंगरे को काट रहा होता है और वो फीमेल डिस्पल अपनी आइस से उनको फ्रोज कर रही होती है, और जो डिस्पल लूजेंग ने बचाया होता है वो स्टिंगरे को मार रहा होता है। सभी डिस्पल थक जाते हैं और वो लड़का बोल रहा होता है कि मैं बड़ा ज्यादा थक गया हूँ। लूजेंग बोलता है कि फायर फिर से राइज कर रही है, जल्दी चलते हैं। वो सभी आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ते हैं। जो डिस्पल होता है जो लूजेंग ने बचाया होता है वो बोल रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा अच्छा हमारे आगे आइलैंड है, जल्दी चलो हम रेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे पहुंच के। वो सभी जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं। फिर एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बड़ा ज्यादा ग्रास होती है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है पक्का बीच की जगह होगी, हम बीच में पहुंच गए हैं फायर के लावा के। तो लड़की बोलती मैंने सुना था यहाँ पे एक हिडन ट्रायल है इस आइलैंड पे और हमें वो पास करना पड़ेगा, अगर हम उसे पास कर लेंगे तो हमें बड़ा ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। लूजेंग सोचता है कि एक ट्रायल है। तो एक लड़की बोलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने सुना है वो बड़ा ज्यादा डेंजरस है, हम मारे भी जा सकते हैं, चलो कोई और रास्ता लेते हैं। तो लूजेंग वहाँ से चल पड़ता है उस ट्रायल को पास करने के लिए। तो पांग बोलता है कि देखो इस बच्चे को, ये सिर्फ स्काई रेलम 3rd लेयर में है और इस ट्रायल को पास करना चाहता है, ये पक्का ही मरेगा यहाँ पे।
वो हंस रहा होता है, भाई ये बड़ा सा गंदा आदमी है, भाई मार खाएगा लूजंग से। लूजंग वहाँ पे चलता रहता है और वहाँ पे एक जगह आ जाता है जहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं उस गेट के पास। लूजंग बोलता है अच्छा ये सो कॉल्ड ट्रायल। तो जैसे लूजंग वहाँ पे पहुंचता है तो वो गार्ड्स बोलते हैं रुक जाओ। लूजंग बोलता है क्या है, तो जो बाहर खड़े होते हैं वो बोल रहे थे कि क्लाउड टेम्पल के जो डिस्पल्स है वो है अंदर यहाँ पे, तो हम किसी को भी एंटर नहीं करने दे सकते हैं। लूजंग बोलता है कि मेरे को याद है कि जो रोड ऑफ ट्रायल वो सभी के लिए ओपन है, तो जो डिस्पल है क्लाउड टेम्पल के उनको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए तुम्हें। तो वो जो बाहर खड़े होते हैं डिस्पल्स वो हंसने लग पड़ते हैं। वो बोल रहे थे कि तुम एक छोटे से सेक्ट के बंदे हो और हमने तुम्हें ऐसी एंट्री दी हुई है, तुम ज्यादा बकवास मत करो यहाँ पे। लूजंग फिर अपने सिर पे हाथ मारता है और बोलता है कि हर जगह इतने ज्यादा घमंडी लोग होते हैं क्यों इस दुनिया में, चलो मैं इनको एक लेसन सिखाता हूँ। फिर लूजंग वहाँ से एकदम से डिसअपियर हो जाता है। वेल एक्चुअली वो बड़ी ज्यादा स्पीड से मूव करता है तो उन दोनों को ब्लर ही दिखता है। फिर वो एक डिस्पल को गले से उठा देता है। लूजंग उसे बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम किसी तरह की रॉयल्टी हो और तुम ऊंची और मैं नीचा हूँ। वो डिस्पल बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर लूजंग उसे बोलता है कि क्या चाहते हो तुम, मैं इसे छोड़ दूं, पहले देख लो अपने पीछे। वेल उसने एक्चुअली बिल्कुल ही मतलब आइलैंड के एंडिंग पे ले गया होता है एज पे और उसे फेंकने वाला होता है। वो बोल रहे थे कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा तो तुम पक्का ही मारे जाओगे। लूजंग बोलता है कि मैं तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं पक्का ट्रायल को पास कर सकता हूँ, है ना। तो डिस्पल बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, इसे जाने दो पहले। तो जैसे लूजंग उसे छोड़ देता है और लूजंग स्माइल कर रहा होता है तो वो डिस्पल आपस में कुछ इशारे करते हैं, लूजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लूजंग अपने स्वॉर्ड को निकालता है और सोच रहा होता है कि हाँ मुझे पता था ये ऐसे करेंगे कुछ। फिर लूजंग जल्दी से एक ही स्लाइस में उनको हरा देता है, वो नीचे गिर जाते हैं। लूजंग बोलता है तुमने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए अब तुम्हें भी ऐसा झेलना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ पे अभी सोने देता हूँ। फिर जो बाहर होते हैं मेंबर्स क्लाउड होल के और पैट्रियाच होता है शी जिंगचियान, वो भी देख रहे होते हैं इनको। क्लाउड होल का एल्डर फियान बोलता है कि सिलेक्शन सिर्फ अभी स्टार्ट हुआ है और इन बच्चों ने मेरे को डिस्करेज किया, इनकी इतनी हिम्मत। पैट्रियाच शी जिंगचियान उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है एल्डर फी शांत हो जाओ। एल्डर फियान बोल रहा था कि लूजंग थोड़ा गुस्से वाला और थोड़ा सा घमंडी है, अभी ये सिर्फ ऑर्डिनरी डिसिपल्स को मिला था क्लाउड टेम्पल के, पर अगर ये एलीट डिसिपल्स को मिला जैसे कि जो वूफान है मुझे डर लगता है कि वो ट्रबल्स को मेक करेगा। तो ग्रैंड मालोंग बोलती है हाँ, और वो कंटिन्यू करते कि लूजंग कैसे कंपेयर हो सकता है उनके साथ। तो एल्डर फियान बोलता है कि जोफान जो है वो ग्रैंड मालोंग के डिसिपल का फियांसे है, चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं वरना उसे गुस्सा ही चढ़ेगा ये सुन के। फिर पैट्रियाच भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं अभी क्या होता है। वो लूजंग को देख रहे होते हैं, लूजंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है कि मैं इस पैसेज को पार कर लूंगा तो मैं पक्का ही ट्रायल में एंटर कर जाऊंगा। फिर जैसे लूजंग उस केव से बाहर आता है तो वो एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बड़ी ज्यादा ग्रास होती है, पेड़ होते हैं और पौधे होते हैं। लूजंग अपनी तलवार से झाड़ियों को साइड करके आगे बढ़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे पहले कोई आ चुका है। लूजंग यहाँ देख रहा होता है और पीछे देखता है, सोच रहा होता है चल क्या रहा है, कोई लूजंग की तरफ अटैक करता है। फिर लूजंग जंप करता है और बोलता है ये क्या चीज अब, तो वहाँ पे एक स्पाइडर आ गया होता है। लूजंग सोच रहा था स्पाइडर इतना ज्यादा बड़ा क्यों है। फिर लूजंग उसकी तरफ अटैक कर देता है और एक ही स्लाइस में उसको आधा काट देता है। लूजंग बोलता है मैं लकी हूँ, ये स्पाइडर इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं डील करने के लिए। पर जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो और भी ज्यादा स्पाइडर्स वहाँ पे आ जाते हैं। लूजंग सोच रहा था ये कैसे सकता है, इतने ज्यादा स्पाइडर कैसे आ गए यहाँ पे, मुझे लगता है कि मैं ट्रबल में हूँ। वो सारे स्पाइडर लूजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लूजंग तो एक के स्पाइडर के पैर को काट देता है पर वो और ज्यादा आ रहे होते हैं लूजंग की तरफ। लूजंग सोच रहा था मैं इतने ज्यादा स्पाइडर से फाइट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे कोई चांस को फाइंड करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। तो तभी स्पाइडर्स के ऊपर एक अटैक आता है, हेप्टाइल गोल्ड थ्रोन। और जो सारे स्पाइडर्स होते हैं वो एक ही बार में मर जाते हैं। वो वेल इतना खतरनाक अटैक होता है कि वो सभी स्पाइडर्स को एक ही बार में मार देता है। लूजंग पीछे मुड़ के देखता है, सोचता है ये कौन अब, तो वो पीछे व्हाइट बालों वाला एक डिस्पल होता है, वो बोलता है कि अब अरे को चेंज करते हैं, अब स्नेक फायर में वो करते हैं। तो फिर हमें उस डिस्पल का नाम पता लगता है जिसका नाम होता है जाओजिया हुआ, और वो डिस्पल ऑफ क्लाउड टेम्पल और सेलेस्टियल रियल्म में है और जो कि यंग मास्टर जाओ फैमिली का। वेल हम इसे जाओ बोलेंगे। वो सभी जो डिस्पल्स होते हैं क्लाउड टेम्पल के वो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं जो कि होती है स्नेक फायर, और जो पूरे जंगल में आग को फैला देते हैं और स्पाइडर्स को मार रहे होते हैं। लूजंग सोच रहा होता है अच्छा ये क्लाउड टेम्पल के डिस्पल्स हैं और ये फॉर्मेशन भी बहुत बड़ी लग रही है मुझे, उनकी फायर से जो स्पाइडर भाग रहे होते हैं। लूजंग बोलता है शुक्रिया। तो वो डिस्पल गुस्से से बोलता है तुम कौन हो, तुम्हें किसने आने दिया स्टाइल में। लूजंग बोलता है कि तुम्हारी जगह नहीं है ये, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो वो डिस्पल बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा घमंडी हो, हमें तुम्हें पहले बीट करना पड़ेगा ताकि तुम समझ पाओ थोड़ा। फिर वो अपने अटैक को यूज करता है लूजंग के खिलाफ जिसका नाम होता है 12 अर्थली ब्रांचेस विंड किल। वो सभी डिस्पल लूजंग की तरफ अरे का अटैक कर देते हैं। एक विंड का स्लैश लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा बुरा है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक स्किल को मेरे खिलाफ क्यों यूज कर रहे हैं, वो भी सभी मिलके। फिर लूजंग अपनी जेन्युइन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज करता है। वेल वो सिंपली अपने ओरक से एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और जो ब्लेड होता है वो लूजंग से टकराता है और लूजंग पीछे की तरफ हो जाता है। लूजंग बोल रहा था कि चलो फाइनली मैंने इसे ब्लॉक तो कर लिया, ये बंदे तो कुछ ज्यादा ही बेकार सी बातें कर रहे हैं और अनरीजनेबल बातें कर रहे हैं। फिर लूजंग फिर देखता है पीछे, लूजंग बोलता है क्या, और जो जाओ होता है वो लूजंग की तरफ अटैक करे जा रहा होता है। वो ब्लेड बिल्कुल लूजंग के सामने आ जाता है। लूजंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये विंड ब्लेड बिल्कुल मुझ पे अटैक करेगा और मुझ पे लगेगा आके, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। लूजंग वहाँ से भाग जाता है तो जाओ बोलता है कि रुको, और वो और ब्लेड्स भेज रहा होता है लूजंग की तरफ। फिर लूजंग 4 स्टेप्स के बारे में सोचता है और वहाँ से भाग जाता है जल्दी से। जाओ बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलते है कि ये कहाँ गया बच्चा। लूजंग एक पत्थर के पीछे छुपा होता है और उनको देख रहा होता है। वो सभी ढूंढ रहे होते हैं लूजंग को पर नहीं ढूंढ पाते हैं। जाओ बोलते है कि मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा कहीं दूर गया होगा, चलो अकेले अकेले होकर ढूंढते हैं उसे और वेट करते हैं ये कब तक छुप पाएगा। वो सभी डिस्पल बोलते हैं ठीक है। वो यहाँ अटैक कर रहे होते हैं अपने विंड का और सभी स्टोन्स को तबाह कर रहे होते हैं आसपास। लूजंग देख रहा होता है उनको और तभी जो होता है उनका विंड एक चीज से टकराता है और वहाँ पे एक मार्क अपीयर हो जाता है। जो एक डिस्पल होता है वो जाओ को बोलता है कि ब्रो कि हम इस स्टोन वॉल को मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जाओ बोलता है कि यहाँ पे पक्का कोई एन्चेंटमेंट होगी। तो उस वॉल पे एक एन्चेंटमेंट अपीयर हो जाती है। जो डिस्पल
डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है। अब जाओ तो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। लूजेंग भी देख रहा होता है। जाओ बोलता है कि ये पक्का एक हिडन ट्रायल पास है। लूजेंग भी सुन रहा होता है। तभी जाओ एक अपने एरो को उस एन्चेंटमेंट की तरफ फेंक देता है और जैसे वो एरो एन्चेंटमेंट से टकराता है तो वो गोल्डन कलर में चमकने पड़ता है और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे बड़े ज्यादा गेट्स ओपन हो जाते हैं उस वॉल के ऊपर और स्लैब्स भी होती है वहाँ पे जहाँ पे बड़े ज्यादा बॉक्सेस रखे होते हैं। जाओ बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है जो गोस्ट फेस स्पाइडर है वो तो सिर्फ दिखावा ही था, जो असली टेस्ट है वो यहाँ पे है। लूजेंग और जाओ दोनों सोच रहे होते हैं कि मुझे ट्रेजर चेस्ट चाहिए। लूजेंग की तरफ क्लाउड होल के जो डिस्पल्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं। वो बेमतलब की लूजेंग की तरफ अटैक कर रहे होते हैं और वो लूजेंग छुप जाता है। तभी जो क्लाउड होल के डिस्पल्स होते हैं वो गलती से एक हिडन ट्रायल को ढूंढ लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 60 की स्टार्टिंग होती है। उस हिडन ट्रायल की वजह से जो स्लैब्स होती हैं उनमें बड़े ज्यादा बॉक्सेस दिखाई देते हैं सभी को, जो कि रेड ब्लू येलो ऐसे कलर्स में होते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि नीचे से ऊपर तक ये रेड ब्लू सिल्वर गोल्ड और ब्लैक कलर के ट्रेजर बॉक्सेस हैं। मुझे लगता है कि जो हायर पोजीशंस पे हैं वो कम बॉक्सेस हैं ट्रेजर के, तो पक्का जो सबसे ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स होंगे वो टॉप पे ही होंगे। तो एक डिस्पल बोलते हैं कि देखो ध्यान से यहाँ पे जो ट्रेजर बॉक्सेस है कुछ वो खुले हुए हैं और खाली हैं। तो जाओ बोलता है हाँ ऐसा लग रहा है मुझे कि ये ट्रेजर बॉक्सेस किसी ने खोले हुए हैं, पर मैंने ये सुना था कि हर एक बंदे के पास सिर्फ एक ही चांस होता है इस ट्रेजर बॉक्स को लेने का। तो एक क्लाउड होल का डिस्पल ऊपर चढ़ने लगता है और बोल रहा होता है कि एक ट्रेजर बॉक्स को खोलना कितना की मुश्किल हो सकता है, वो चढ़ने लगता है उसके ऊपर। लूजेंग सोच रहा होता है कि अनगिनत लोग इस रोड ऑफ ट्रायर के लिए हमेशा हर साल आते हैं पर सिर्फ कुछ ही बॉक्सेस खुले हैं ट्रेजर के, ऐसा कैसे हो सकता है। ये पक्का केस होगा कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा बॉक्स को लेने के लिए। तो जो डिस्पल होता है वो जैसे ही बॉक्स की तरफ आने लगता है तभी हवाएं चलने लग पड़ती हैं और वो बॉक्स के पास से निकल के उड़ के नीचे गिर जाता है और नीचे रोल होके गिरता है। लूजेंग भी इसे देख के हैरान हो जाता है और बाकी डिस्पल उसे पकड़ लेते हैं और उठा लेते हैं। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है, ये इतना ज्यादा क्लोज था, चलो हमें ध्यान देना पड़ेगा और हमें ध्यान से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो वही डिस्पल होता है पहले वाला, वो बोल रहा होता है कि ये ठीक है मैं दोबारा क्लाइंब कर सकता हूँ बस एक और टाइम। वो जैसे ही उस दीवार की तरफ जा रहा होता है तो एक गोल्डन कलर की शील्ड उसे ब्लॉक कर देती है और वो उससे टकरा के पीछे की तरफ गिर जाता है। जाओ बोल रहे थे कि मैंने तुम्हें पहले बोला है कि तुम्हें सिर्फ एक चांस मिलेगा, तुम इतनी ज्यादा जल्दी में कैसे हो सकते हो, दिमाग क्यों नहीं यूज कर रहे अपना। वो डिस्पल बोलता है अच्छा ठीक है। जाओ बोलता है बाकी डिस्पल्स को कि जाओ पर एक ही चांस मिलेगा तुम्हें, तो पहले सोच लो कि क्या करना तुम्हें और 1 बाय 1 जाओ। कौन जाना चाहता है पहले मुझे रिपोर्ट करो इसके बारे में। तो जो डिस्पल होते हैं वो चुप हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जाओ उनकी तरफ देख रहा होता है और बोलते हैं कि क्या तुम डर रहे हो ऊपर चढ़ने से। वो सोच रहा होता है कि ये पक्का दूसरों बंदों के ऊपर काउंट कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, वो नहीं चाहते पहले जाना। जाओ बोल रहे होते तभी उसके पास से एक डिस्पल जाता है बड़ा ज्यादा फास्ट तरीके से। जाओ बाय इंस्टिंक्ट उसकी तरफ स्पेयर से अटैक करने लगा होता है पर वो स्पेयर के ऊपर से कूद के आगे की तरफ चला जाता है। जाओ सोच रहा होता है कितना ज्यादा वियर्ड मूव था, ये तो हवा में मूव कर गया ऐसे ही। तो वो डिस्पल्स होते हैं वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और उस गोल्डन शील्ड पे हाथ रख देते हैं। वो बोल रहे थे ये कौन था, हमें इसे पकड़ना पड़ेगा। जाओ बोल रहा था कि हम इसे बाद में पकड़ लेंगे, अगर ये ट्रेजर बॉक्स को नहीं ले पाएगा तो ऑब्वियसली ये हमारे हाथ में आएगा और हम ऊपर से एक ही पर्सन को भेज सकते हैं एक टाइम पे, तो इसलिए अब हमें गोल्डन शील्ड नहीं जाने देगी आगे। तो डिस्पल्स बोलते हैं ठीक है। तो वो जो डिस्पल होता है वो ऊपर चढ़ रहा होता है, बोल रहा था क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो, क्या घटिया सी बातें कर रहे हो तुम, मुझे तुम जैसे बंदे बहुत बुरे लगते हैं जिनको बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ता है जब वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ। वो ऊपर चढ़ रहा होता है तभी हवाएं चलने स्टार्ट हो जाती हैं। वो बोल रहा था कि मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। वो उस रेड बॉक्स की तरफ कूदने लग पड़ता है और वो पहुंच जाता है उस रेड बॉक्स के पास और उसे ओपन कर लेता है। तो उसे ऐसा करते हुए जो पैट्रियाच और एल्डर देख रहे होते हैं क्लाउड होल का एल्डर फियान बोलता है कि ये कौन सी सेक्ट का है, इसने बड़ा ज्यादा अच्छा किया। तो एक ओल्ड मैन बोलते हैं कि ये रेड मैपल है, ये हमारे जियांग्यून सेक्ट का है। वो हंसते बोलते क्या ये अच्छा था। तो फियान बोलते बड़ा ज्यादा अच्छा था, इसने इतनी आसानी से रेड ट्रेजर बॉक्स को पा लिया है और ऊपर से जो हमारा पैट्रियाच है क्लाउड टेम्पल का, उसने भी अपने टाइम पे सिर्फ सिल्वर ट्रेजर बॉक्स को लिया था। तो बाकी जो मेंबर होते हैं डिफरेंट सेक्ट्स के वो बोलते हैं क्या जो पैट्रियाच है क्लाउड टेम्पल का उन्होंने सिर्फ सिल्वर बॉक्स लिया था उस टाइम पे। तो फियान बोलता है हाँ, उसके बाद किसी को भी सिल्वर चेस्ट नहीं मिली दोबारा। और सिल्वर की बात कर रहा हूँ मैं, गोल्ड और ब्लैक ट्रेजर बॉक्सेस को तो भूल ही जाओ, वो तो सबसे टॉप पे होता है, उसे पाना तो मुझे लगता है कि नामुमकिन नहीं होगा। और पहले मुझे लग रहा है कि लूजेंग ले जाएगा और सभी को हैरान करेगा। पहले आप देख ही सकते क्या होता है। पैट्रियाच शीजिंग चैन सोच रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रेजर है कुछ ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं भी एक पाना चाहता हूँ। ग्रैंड मेलोंग शियांगयून सेक्ट के पैट्रियाच की तरफ देखती है और बोलती है कि इसमें क्या बिग डील थी, ये तो सिर्फ एक रेड बॉक्स है, ब्लू वन लेके दिखाओ अगर हिम्मत है तुम्हारी तो। फियान सोच रहा होता है इतना भी ज्यादा इजी नहीं है। फिर जो रेड मैपल होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे अब नेक्स्ट ब्लू वन के लिए टारगेट करना चाहिए, पर इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस केव को पास करना पड़ेगा। पर उसको कुछ सही नहीं लग रहा होता है तो वो एक पत्थर को उठाता है और उसकी तरफ फेंकता है। फिर वो सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं है, चलो अब मैं देख ही सकता हूँ वहाँ पे जाके। फिर वो केव के पास आ जाता है और केव के अंदर देख रहा होता है। रेड मैपल सोच रहा होता है कि कुछ अजीब है यहाँ पे, तो उस केव में से फायर आ रही होती है उसकी तरफ। वो हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे फायर कैसे हो सकती है। वो पीछे की तरफ मूव करता है और वहाँ से गिर जाता है। वो सोच रहा होता है कि नहीं ऐसे नहीं ओवर हो सकता ये। वो उस केव से नीचे गिर रहा होता है। जो क्लाउड टेम्पल के डिस्पल होते हैं वो बड़ा ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो नीचे गिर रहा है, चलो चलते हैं इसे मारते हैं। पर वो स्टोन वॉल को पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है कि छी तुम क्लाउड टेम्पल के डिस्पल कितने ज्यादा घटिया हो, तुम दिमाग से पैदल हो मुझे ऐसा लगता है। तो जो डिस्पल होता है क्लाउड टेम्पल के वो चुप हो जाते हैं। रेड मैपल ऊपर की तरफ देख रहा होता है उस केव की तरफ और उसमें फायर आ रही होती है, मतलब उसे पूरी तरह से कवर कर रही होती है। वो सोच रहा होता है कि मैं ऐसे पास नहीं कर सकता इस केव से, मैं क्या करूँ। फिर वो सोचता है हाँ मेरे पास जवान वो पिल है, चलो मैं उसे यूज करता हूँ अपने जेन्युइन एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। फिर वो उस पिल को खा जाता है और बिल्कुल केव के पास द्वार आ जाता है और फिर अपने प्रोटेक्शन जेन्युइन की को यूज करता है और उस फायर में चला जाता है। जो डिस्पल होते हैं क्लाउड होल के वो बोल रहे होते हैं कि इसके पास एक स्पेशल जेन्युइन एनर्जी है और जिसको यूज करके पास हो गया वहाँ से। तो जाओ बोलता है कि ये एन्चेंटमेंट गायब होने
वाली है, चलो चलते हैं और इसको डील करते हैं। फिर वहाँ से दूसरा डिस्पल भी आगे चला जाता है। जाओ सोच रहा ये कौन है, वेल वो लूजेंग होता है। वो लूजेंग दीवार के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। लूजेंग बोलता है मुझे माफ कर दो पर मुझे पहले चढ़ना पड़ेगा। जाओ बोलता है कि तुम नीचे उतरो। लूजेंग बोलता है नहीं उतरूंगा मैं, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे यहाँ से उतार के बता दो। जाओ बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। रेड मैपल होता है वो हंस रहा होता है और बोलता है चलो मुझे ब्लू बॉक्स भी मिल गया। रेड मैपल नीचे दिखता है और सोच रहा होता है कि एक और कॉम्पिटिटर आ रहा है मेरे साथ। रेड मैपल सोच रहा होता है कि यहाँ ऊपर और भी ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ। ये आगे जाएगा और एक्सप्लोर करेगा तो इससे मेरा ही फायदा होगा। मैं इतनी ज्यादा जल्दी में भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इस चांस को क्यों नहीं लेता हूँ, इसे थोड़ा सा तंग करता हूँ। रेड मैपल बोल रहा था सुनो, यहाँ ऊपर जो है विंड ब्लेड्स आएंगे और स्ट्रॉन्ग जो एयर है वो चलेगी। लूजेंग उसकी तरफ देखता है हैरानी से। वो बोल रहा होता है कि ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम मुझे अपने टीचर की तरह वर्शिप करो, मेरी पूजा करो, इसलिए मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि तुम्हें कैसे पास करना आसानी से। लूजेंग बोलते शुक्रिया मुझे बताने के लिए, पर मेरे पास अपना तरीका है। एयर ब्लेड्स लूजेंग की तरफ आ रहे होते तो लूजेंग अपनी डेविल की को यूज करता है और अपने डेविल फैंटम को उस एयर ब्लेड्स की तरफ भेज देता है और एयर ब्लेड्स रुक जाते हैं और वो कूद के रेड बॉक्स के पास आ जाता है। रेड मैपल सोच रहा होता है क्या ये अपनी जेन्युइन एनर्जी को शील्ड में भी कन्वर्ट कर सकता है, ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। वेल वो अपने फैंटम्स को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता है, ऐसे तो एक्चुअली अपनी शेप में कन्वर्ट करता है वो एज अ लूजेंग। लूजेंग फिर अपने रेड बॉक्स को ओपन करता है। रेड मैपल ऊपर से आवाज डालता है सुन सकते हो मुझे, क्या मिला तुम्हें? लूजेंग देख रहा होता है ऊपर की तरफ, सोच रहा होता है क्या ये मेरे को तंग कर रहा है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। रेड मैपल बोलता है कि तुमने जो भी बोला वो मुझे सुनाई दिया है, मैं एक बड़ा ज्यादा रोमांटिक और पॉपुलर रेड मैपल हूँ। भाई क्या बंदा है। वो बोलता है क्या हम दोस्त बन सकते हैं? फिर हमें पता लगता है वो रेड मैपल है, जियांगुन सेक्ट का और स्लेस्ट रेलम में है। लूजेंग सोच रहा था इस बंदे की क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे बात कर रहा है, पर चलो मैं इसे इतना भी हेट नहीं करता, ये ठीक लग रहा है मुझे। लूजेंग बोलता है ठीक है मेरा नाम लूजेंग है, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं पर हम अभी भी ओपोनेंट्स हैं, तो मुझे यहाँ से पास होने दो पहले। रेड मैपल बोलता है कि चलो अरे हम फेयरली फाइट करेंगे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ ऊपर। लूजेंग उस फायर केव के पास पहुंच जाता है। रेड मैपल बोल रहा था ये वही जगह जहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, क्या तुम इसे पास कर सकते हो, इस केव में फायर है। फिर लूजेंग उस केव के पास आ जाता है, लूजेंग को वो फायर जला देती है। वेल उसे जला ही नहीं सकती, वो हेल फायर से बच सकता है और भी डिफरेंट लावा फायर से बच सकता है, तो उससे क्या ही होगा। रेड मैपल बोल रहा होता है कि अरे यार ये तो बड़ा ज्यादा लेट हो गया, ये पक्का ही मर गया होगा यहाँ पे। पर लूजेंग को कुछ नहीं होता, लूजेंग उस फायर से बाहर आ जाता है और वो स्माइल कर रहा होता है और उसकी बॉडी पे वैसे वो गोल्डन पैटर्न अपीयर हो जाते हैं। रेड मैपल हैरान होकर बोलता है कि ओ मेरे भगवान, ये बंदा फायर से क्यों नहीं डरता है। लूजेंग सोच रहा था छी यार ये तो फायर एक लो ग्रेड की थी, इसकी वजह से मेरी इतनी भी ज्यादा गोल्डन मंत्र अपीयर नहीं हुए मेरे शरीर में। रेड मैपल ऐसे बेमतलब की बकवास कर रहा होता है, लड़ाल रहा होता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते कि तुम फायर से डर क्यों नहीं लगता। लूजेंग अपने सिर पे हाथ रख देता और बोलता है यार इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं चढ़ने देता मुझे इतनी आराम से। लूजेंग फिर स्माइल करके बोलता है यार ये मेरा सीक्रेट है, वैसे नहीं बता सकता। लूजेंग बोलता मैं जल्दी तुम्हें ओवरटेक कर लूंगा तो तुम मेरा वेट करो। रेड मैपल बोलता है अरे यार इतना मैटर नहीं करता, मैं इतना ज्यादा केयर नहीं करता इस चीज के लिए, तो आ जाओ तुम आना चाहते हो। लूजेंग चढ़ने लग पड़ता है ऊपर की तरफ। रेड मैपल उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। रेड मैपल बोल रहा था कि तुम फाइनली ऊपर आ गए हो। लूजेंग बोल रहा था कि मैं फास्ट हूँ, तुम मेरे पीछे रह जाओगे अगर तुम ऐसे करोगे, और मुझे पता कि तुमने मुझे इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं इस वे को एक्सप्लोर करूं, पर ये इतनी भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रेड मैपल बोलता है कि ये बंदा, फिर वो स्माइल करता है और बोलता है कि चलो हम देखते हैं कि क्या बनता है आगे। रेड मैपल और लूजेंग साथ में ऊपर चढ़ रहे होते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं। रेड मैपल बोलता है ऊपर देखो। लूजेंग बोलते क्या? रेड मैपल बोलते है कि ये जो क्लिफ है मेरे को स्लिपरी लग रही है आइस की तरह, तो ये इम्पॉसिबल है इसको चढ़ना। जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े होते हैं वहाँ पे केव होती है और वो बोलते है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि हम इस केव से जा सकते हैं ताकि हमें सिल्वर बॉक्स मिले। रेड मैपल बोलता है कि हमें टॉर्च लेनी चाहिए थी इसके लिए, अगर आगे से मॉन्स्टर आ गए तो हम क्या करेंगे। लूजेंग आगे बढ़ रहा होता है और पीछे मुड़ के बोलता है कि हम सिर्फ उसे मार ही देंगे, इसमें डरने की क्या बात है, मुझे डर नहीं लगता इतने ज्यादा। जैसे लूजेंग बोल रहा होता है उसके पीछे एक रोबोट आ जाता है। रोबोट? हाँ पपेट आ जाता है। रेड मैपल बोल रहा था ये क्या चीज है, ये तो मुझे थोड़ा सा डरावना लग रहा है, ऐसे क्यों नहीं करते हम कि कोई और रास्ता लेते हैं। लूजेंग बोलता है कि तुम वॉरियर नहीं हो क्या एक चूजे की तरह हरकतें कर रहे हो। लूजेंग सोच रहा था कि ऐसे तो पपेट है पर ये मेरे को डेंजरस लग रहा है। वो जो पपेट होता है वो अपना क्लो फॉर्म करता है, लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजेंग और रेड मैपल पीछे की तरफ मूव करते हैं। फिर जो पपेट होता है वो अपने जो फिंगर्स होती हैं उनको घुमा रहा होता है एक ब्लेड की तरह। रेड मैपल बोल रहा था कि हमारे पास अभी भी टाइम है, चलो चलते हैं वरना ये हमें मसल देगा। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है। रेड मैपल बोल रहा था लूजेंग नहीं सुनता। लूजेंग उसकी तरफ आ रहा होता है पपेट की तरफ। लूजेंग सोच रहा था मैटर नहीं करता कि मशीन कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसकी वीकनेस होती है कोई ना कोई, ऐसे क्यों नहीं करता, मैं इसकी जो चेन है उसको तोड़ के देखता हूँ। वो फिर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे अटैक करता है, पर उसे कुछ नहीं होता, एक सिंपल स्क्रैच भी नहीं पड़ा होता है। लूजेंग सोच रहा था बड़ा ज्यादा हार्ड है, मैं इसे ऐसे नहीं हरा सकता। फिर जो पपेट होता है वो अपनी पूंछ को भी एक क्लो में कन्वर्ट करता है, लूजेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है। रेड मैपल उसे बोलते कि ध्यान से, फिर वो लूजेंग को बचा लेता है। वाओ यार ये बंदा नाइस है। लूजेंग सोच रहा था कि शुक्रिया मेरी जिंदगी को बचाने के लिए, पर तुम्हें डर नहीं लग रहा था, तुम ऐसे कैसे आगे मुझे बताने के लिए। लूजेंग की शक्ल भाई यहाँ पे बड़ा फनी लग रही है। रेड मैपल समझाने की कोशिश करता है, बोलता है कि फाइटिंग के केस में मैं जो हूँ मैं फाइट करता हूँ, मैं अपने से स्ट्रॉन्गर बंदों से फाइट करता हूँ और ऐसे भागना और लोगों को बचाना ये मेरी स्ट्रेंथ है। वो हंसता है और मुझे अपनी स्किल्स में विश्वास है।